हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा था, लास्ट एक सिस्टम हमने ख़त्म किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म है, एक दो वीडियोज और आएंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा आपको, ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं फिलहाल हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम क्लास 10th के लेवल पर पढ़ेंगे। क्लास 10th के लेवल से जितना दे रखा है वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों में हेल्प करेगा, सीबीएसई में भी हेल्प करेगा एज वेल एज आरबीएसई राजस्थान, जो बोर्ड है राजस्थान का, उसमें भी हेल्प करने वाला है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक सूचना दे देता हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सूचना ये है कि देखो, इस सिस्टम को जनरली जहाँ तक मेरा मानना है स्कूलों में थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ा देते हैं, समझ में भी नहीं आता, और कुछ बच्चों की शरारतों की वजह से टीचर पढ़ा भी नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूँगा आपको विद डायग्राम्स, सारे के सारे जितने डायग्राम्स होंगे उतने डायग्राम्स की मदद से बताने की कोशिश करूँगा। कहीं ऐसा मत समझना कि सर क्या पिक्स दिखा रहे हैं। जो चीज़ है वैलिड रियल है वही मैं दिखाऊंगा, जो चीज़ किताबों में वही चीज़ मैं बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग एक्स्ट्रा। और देखो, वैसे भी हमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो जो पिक्स आएंगे तो उसको ऐसा मत समझना कि सर क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे। तो मैं जो रियल है, जो बाकी वैलिड चीज़ है वही दिखाऊंगा, अदर देन कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहली आप शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो जीव है, एनी ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है, अपने जैसे जीव पैदा करता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन आपने देखा होगा, ह्यूमन भी अपने जैसे जीव पैदा करता है, बच्चे होते हैं। अगर कोई जीव जानवर है कोई, वो भी अपने जैसे जानवर पैदा करता है। पक्षी है, वो भी अपने जैसे पक्षी पैदा करते हैं। तो इस दुनिया में तुम कुछ भी देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह पर क्या है, हर ऑर्गेनिज्म में, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ऑलमोस्ट कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी सभी में पाई जाती है, ठीक है। अगर सोचो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम नहीं होता, तो आज जो हम देखते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, या हर जितनी भी स्पेसीज हैं, प्लांट और एनिमल की स्पेसीज है, वो क्या नहीं कर पाती, ग्रो नहीं कर पाती। और ग्रो नहीं कर पाती तो फिर ये सृष्टि चल ही नहीं पाती। तो इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी है, ब्रह्मांड है, अगर एग्जिस्टेंस, इनको आगे बढ़ाना है, चीज़ों को मूव करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया ख़त्म है, आगे बढ़ेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो एक तो ये लॉजिक है कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हमारी जो ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हर चीज़ की, वो पॉपुलेशन अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि फ्यूचर में फिर हो सकता है ये क्रिएट ही ना हो आगे जाके। तो अपनी जो स्पीसीज़ की, अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रजाति को मेंटेन करने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम की मदद से अपने जैसे जीव, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इंसान का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी पे हम फोकस करेंगे। तो इंसान की बात करेंगे, बाकी और किसी की हम बात नहीं करें। तो इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मतलब क्या है कि हमारे जैसे इंसानी हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंसान क्या अपने जैसे इंसानी पैदा करता है, मतलब कहें तो छोटा सा बच्चा होता है, वो भी कौन होता है, इंसानी होता है, कोई और तो होता नहीं। तो ठीक है, अपने जैसे मतलब ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज क्रिएट करना अपने। और देखो यहाँ पर एक वर्ड होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतान जो होती है, ठीक है। तो अपने जैसी जो ऑफ स्प्रिंग हम क्रिएट करते हैं वो आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वाले लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक बार बेसिक्स के साथ। थोड़ा बेसिक्स देखते हैं ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना। और ये जो आज मैं बेसिक्स बताऊंगा ये बार बार आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये दोनों आपको बार बार याद रहनी चाहिए। ये है हमारा स्पर्म, जो मेल में मेल गैमेट बोलते हैं, इसको मेल गैमेट बोलते हैं। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। और ये है फीमेल गैमेट, ये क्या है, एग है, जस्ट दिखा रखा है एग, या इसको हम कई बार ओवम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा ताकि आपको याद रहे। जब ये दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है जिनका, तो हम इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले बेसिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के प्रकार।
रिप्रोडक्शन तो हमें पता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने जैसे जीव क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अब देखो आपको पता है जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए जनरली आपने देखा होगा दो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों इन्वॉल्व होंगी, तो उनको बोलते हैं दो पेरेंट हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है सिर्फ एक से ही काम चल जाता है, ठीक है। कई सारी चीज़ों जैसे प्लांट्स में आपने देखा होगा, एक ही प्लांट्स की आप कई बार देख लो, डाली ले लो, डाली काट दो उसकी और डाली काट के लगा दो, वो लग जाती है। वो प्लांट्स में क्या पाया जाता है, एसेक्सुअली पाया जाता है कई सारे प्लांट्स में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के दो प्रकार हैं, पहला एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई गैमेट्स नहीं होते। गैमेट्स में अभी आपको बताया था, जैसे हमारे मेल में क्या गैमेट पाया जाता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवम या एग। और ऑफस्प्रिंग का मतलब जो संतान है, जो मतलब प्रोड्यूस हो रहा है जो भी चीज़, जिसको हम बोले हैं ऑफस्प्रिंग। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो संतान होती है, वो कैसी होती है, जेनेटिकली सेम। जेनेटिकली सेम का मतलब जैसे माता पिता हैं ऐसे ही संतान होगी, किसमें, एसेक्सुअल में, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स जैसे मैंने बताया था, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम इन्वॉल्व होता है। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो संतान होती है, वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि इसमें मेल भी इन्वॉल्व है और फीमेल, तो दोनों के गुण आ जाते हैं इसमें, ठीक है, दोनों के गुण आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, जनरली सेम होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और थोड़ा सा हम आगे की बात करें तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें दोनों चाहिए, मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए, तभी जाके इसको पूरा किया जा सकता है। एकम्प्लिश्ड का मतलब पूरा करना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो तभी पूरा किया जा सकता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो। मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो, फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो। जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स मिलते हैं, ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी, देखो ध्यान दो इसको, ये है मेल गैमेट, ध्यान रखना, ये है मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, और ये है फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं ओवम या एग। ये दोनों जब मिलते हैं इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट फर्दर डेवलप होता है और डेवलप होकर ये ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो बता दिया मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कंप्लीट हो पाएगा, जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ में जब मेल और जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जब गैमेट्स मिलेंगे, क्या कौन कौन से गैमेट, स्पर्म मिलेगा मेल का, और फीमेल में से एग या ओवम, ये दोनों जब मिलेंगे फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब दोनों का मिल जाना, ये तब मिल जाएंगे जब क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, ध्यान रखना। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे तब बनेगा जाइगोट। देखो ये पहला लेक्चर है, कुछ चीज़ों को आपको धीरे धीरे करके मैं बार बार वही रिपीट होंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपकी टेंशन मत लेना। अभी से कुछ टर्म आपको नए लग रहे होंगे, क्या है ये सारी चीज़ें, तो आप जैसे जैसे हम आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आई एम श्योर सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी तो बस सुनते जाओ, देखते जाओ आप। तो जाइगोट कब बनता है, ध्यान रखना, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे। तो मेल गैमेट में स्पर्म और फीमेल गैमेट में ओवम या एग। ओवम या एग में बार बार यूज कर रहा हूँ, ओवम बोलो या एग बोलो एक ही बात है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। और गैमेट जो बनते हैं वो भी कहाँ पर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनेंगे। गैमेट में बार बार बोल रहा हूँ, गैमेट में मेल में गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल में गैमेट होता है एग या ओवम। कि ये कहाँ पर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही बनते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अगर चलो मैं आगे बताऊंगा अभी। लिविंग बीइंग ऑरिजिनेट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जब ये जाइगोट जो बना है, मेल और फीमेल गैमेट जब मिले, स्पर्म और एग जब दोनों मिले, फ्यूज हुए, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट में लगातार डेवलपमेंट होता है, तो फाइनली इसमें से क्या बन जाएगा, एक लिविंग बीइंग बन जाएगा, एक मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। और बच्चे का विकास इसी से स्टार्ट होता है, जाइगोट से, ध्यान रखना। इसी जाइगोट से अपने जो ह्यूमन सिस्टम में लगभग 9 मंथ में क्या तैयार हो जाता है, एक बेबी कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है बनकर, ठीक है, रेडी हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। वो जो बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, इसी जाइगोट से स्टार्ट होता है। इसका क्या होता है, लगातार जाइगोट भी एक सेल है, ये लगातार डिवाइड होती रहती है और फिर एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाता है यूटेरस के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है यूटेरस, वहाँ पर ये जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा,
और यही जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज़ क्या है, एक तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फिर मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में आता है ओवम, ये दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद चीज़ बनेगी जाइगोट, ठीक है। और इसके मिलने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जो स्पर्म और ओवम ये कहाँ पर बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनेंगे। जब ये जाइगोट लगातार डेवलप होकर ये क्या बन जाएगा, एक लिविंग बीइंग बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन में बात करें तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सेल इसको नॉन एज गैमेट। मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये जो दिखा रखी है, इसको हम बोलते हैं स्पर्म। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल बाय स्पर्म। ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको मेल गैमेट बोल लो या फिर बोल लो स्पर्म। और स्पर्म होता है मोटाइल का मतलब है मूवेबल, जो मूव कर सके, ठीक है। तो ये स्पर्म मूव करता है, ठीक है, मूव करता है तभी ये एग तक पहुंच पाता है, और एग से जब मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट या ओवम बोलते हैं, विच इज़ बिगर देन मेल गैमेट एंड नॉन मोटाइल। ये देख सकते हो, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो बड़ा कौन है, फीमेल गैमेट है, ठीक है, या फिर ओवम बड़ा है या एग बड़ा है, ध्यान रखना। ये क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं करता, ठीक है, ज़्यादा। अच्छा, अब जो हमारे जो इंसान में ह्यूमन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक पर्टिकुलर एज पे जाके मतलब क्या होता है, एक्टिव होता है। आपने देखा होगा बच्चों में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, अडल्ट होने लगते हैं, एक एज आती है जिसको हम बोलते हैं पुबर्टी। एक एज आती है और उस टाइम को क्या बोलेंगे, उस पीरियड को बोलते हैं पुबर्टी पीरियड। पुबर्टी पीरियड में आकर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होने लगते हैं। हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेज आते हैं, मैं अभी आगे बताऊं क्या क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो पुबर्टी वाले टाइम पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही पुबर्टी वाला पीरियड हो जाता है तो हम मतलब समझ लो कि हम कैपेबल हैं, क्या कैपेबल हैं कि टू रिप्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। पुबर्टी वाले पीरियड पर कोई भी मतलब जो व्यक्ति है वो कैपेबल हो जाता है, सेक्सुअली कैपेबल हो जाता है, क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, नया बेबी या फिर नई संतान क्रिएट करने के लिए क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो पुबर्टी वाले पीरियड को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था जैसी आती है तो मेल के और फीमेल के दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं और क्या कहते हैं, एक तरह से मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर कैपेबल होते हैं कि ये भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू बेबी, ठीक है। तो बॉयज़ में जो पुबर्टी पीरियड है ये लगभग 13 से 15 साल के बीच में एक्टिव होता है, और गर्ल्स में ये जो पुबर्टी पीरियड है ये 12 से 14 साल में लगभग एक्टिव हो जाता है। तो खास बात ये ध्यान रखनी है, गर्ल्स में जो पुबर्टी का पीरियड है वो पहले आता है, बॉयज़ में थोड़ा सा लेट आता है बस, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली चीज़ है टेस्टिस। आपको पता है ये 2 टेस्टिस होते हैं, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है टेस्टिस होता है, और टेस्टिस में ही ध्यान रखना, टेस्टिस में ही बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनेगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पर्म, वो कहाँ पर बनती है, टेस्टिस में बनती है। या मेल गैमेट कहाँ पर बनता है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्टिस है और यहाँ से स्पर्म मूव करके आते हैं। ये वाली एक पाइप दिखा रखी है, ये जो पाइप जा रही है यहाँ पे यूँ आ रही है, इस वाली पाइप को बोलते हैं वास डेफरेंस या वास इफरेंशिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जनरली वास डेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर दिखा रखा है, और यहाँ से ये 2 पाइप आ रही है, यूरिटर है। यूरिटर कहाँ से आती हैं, किडनी से आती हैं। हाँ ये देखो, ये जो पाइप है ये है वास डेफरेंस। यहाँ टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म बनने के बाद इस वाली पाइप से यहाँ आ जाते हैं सेमिनल वेसाइकल। ध्यान रखना ये वर्ड बार बार में बीच में काम आएंगे। तो टेस्टिस में बने स्पर्म फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुए ट्यूब के थ्रू। ट्यूब कौन सी है, ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। फिर ये जाके कहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। ये जो दिखा रखा है ये सेमिनल वेसाइकल में फिर इसमें एक लिक्विड मिलता है। लिक्विड मिलने के बाद फिर ये और आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड दिखा रखी है, ये वाली ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर और इसमें फिर लिक्विड मिलता है, और ये लिक्विड मिलने के बाद ये बन जाता है सीमेन। और फिर यहाँ पे एक कॉमन पाइप आ रही है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से ध्यान रखना 2 चीज़ें निकलती हैं, सीमेन निकलता है और साथ के साथ में यहीं से यूरिन निकलता है। और फिर
ये जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है, पेनिस बोलेंगे। और इसका पेनिस का जो आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ठीक है। इसमें ये जो डायग्राम है अपनी बुक में नहीं है, ये एक्चुअली 12th क्लास के लेवल का है, पर फिर भी आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो जहाँ पे स्पर्म बनते हैं वो है टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस स्पर्म बनने के बाद ये जाएगा वाज डेफरेंस में, फिर ये मिल जाते हैं कहाँ पर? सेमिनल वेसाइकल में। फिर इससे आगे जाएंगे कहाँ पर? ये प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर एक यूरेथ्रा, और ये जो ऑर्गन है इसको बोलते हैं पेनिस। इसी के माध्यम से क्या है, स्पर्म कहाँ पर चले जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चले जाते हैं, ठीक है। और भी देखेंगे, ये और देख सकते हैं, ये भी 12th लेवल का डायग्राम है। ये है टेस्टिस, साइड व्यू दिखा रखा है, ठीक है। और टेस्टिस जिस थैली में रखे रहते हैं, जिस थैली टाइप स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ध्यान रखना, जो ह्यूमन में क्या है, मेल में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, दोनों तरफ 2 टेस्टिस होते हैं, और दोनों टेस्टिस जिस थैली में रखे रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। और फिर टेस्टिस से ये जो पाइप जा रही है इसको बोलते हैं वाज डेफरेंस। यहाँ पर क्या है, स्पर्म मूव करते हैं। जिस स्पर्म बनते कहाँ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म में मेल गैमेट बनने के बाद ये वाज डेफरेंस से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो ये कहाँ पर आके मिल गए, सेमिनल वेसाइकल। फिर इसके बाद ये और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो पूछा जा सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड किस में आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। ऊपर ये दिखा रखा है, ये है ब्लैडर। ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। और ये वाली जो पाइप है, ये ध्यान रखना, यूरिटर, ये कहाँ से आ रही है? किडनी से आ रही है। तो दो यूरिटर आते हैं। किडनी में आपको पता है ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन, वो इस यूरिटर के थ्रू कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा? यूरेटर में, सॉरी ब्लैडर में। और ब्लैडर से यहाँ पे एक पाइप आ रही है, और ब्लैडर से ही ये वाली पाइप कनेक्ट है। इस वाली पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से क्या है, यूरिन निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखना, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस डायग्राम में, कि यहाँ से तो आ रहा है यूरिन इसी पाइप से, और इसी पाइप से जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं इसी पाइप से आता है क्या? सीमेन। क्या चीज़ आएगा? सीमेन। सीमेन क्या होता है? सीमेन होता है स्पर्म प्लस इसमें जो लिक्विड होता है, मिल्की जो लिक्विड होता है, ये दोनों चीज़ मिल जाए तो यही क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है, ठीक है। अब देखो स्पर्म कहाँ आए? स्पर्म बने हमारे इसमें टेस्टिस में। टेस्टिस के बाद फिर सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पे लिक्विड ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद स्पर्म क्या है? मूव कर पाते हैं, इस लिक्विड की वजह से क्या है? मूव कर पाते हैं। और जब स्पर्म और ये जो लिक्विड बन जाते हैं तो यही चीज़ कहलाती है सीमेन। ध्यान रखना, आगे फिर काम आएगी सीमेन, ठीक है। और फिर ये जो ऑर्गन दिखा रखा है ये है पेनिस। और पेनिस में बिल्कुल सेंटर में से एक पाइप जा रही है, इस पाइप को या ट्यूब को बोलते हैं हम यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से कॉमन पास है, यूरेथ्रा से ही सीमेन निकलेगा, और यूरेथ्रा से ही क्या निकलता है? यूरिन निकलता है। और देख सकते हैं, बार बार 4-5 बार देख लो, 4-5 डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस जिसमें रखा रहता है थैलीसी में, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। और यहाँ से एक पाइप जा रही है, इस पाइप को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। देखो स्पर्म डक्ट मतलब स्पर्म को लेकर जा रही है, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। फिर ये जाके मिल जाती है कहाँ पर? सेमिनल वेसाइकल के पास। ये है सेमिनल वेसाइकल। फिर इसके बाद आगे जाके यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली ग्लैंड है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये जो पाइप है रेड रेड यहाँ पे दिखा रखी है, ये है यूरेथ्रा। और ये जो ऑर्गन है सिलेंड्रिकल ऑर्गन, इसको बोलते हैं पेनिस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हो गई बस। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। अब हमने मेन की चीज़ क्या देखी? देखो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी, नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 स्पर्म डक्ट या इसको वाज डेफरेंस बोलते हैं, फिर यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस। ये मेन 5 ये जो 6 दिखा रखे हैं, ये 6 मेन अपने बुक में दे रखे हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आ भी सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के नाम लिखो, तो ऑर्गन्स के आप नाम लिख देना सिंपल कि भाई टेस्टिस, यूरेथ्रा और सेमिनल स्पर्म डक्ट या इसको बोलते हैं वाज डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। इतने लिख देना, बस यही काम की चीज़ है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये है वेजाइना। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? वेजाइना। ध्यान रखना, यहीं पर पेनिस के थ्रू सीमेन आता है, और सीमेन में आते हैं स्पर्म। क्या आएंगे? स्पर्म आएंगे। जब हम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके दौरान यहाँ इस वाले रीजन में, ये सर्विक्स वाला जो रीजन है, यहाँ पर स्पर्म आ जाते हैं। किसके थ्रू? स्पर्म आते हैं सीमेन में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स।
तो ये फीमेल के ऑर्गन्स देख लें तो ये पहला पार्ट है वेजाइना, और फिर ये जो बीच में ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। तो यूटेरस के लिए यहाँ पे यूटेरस में एक छोटी सी ओपनिंग है वेजाइना के पास, इस वाली स्मॉल ओपनिंग को ही बोलते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग दिखा रखी है ये सर्विक्स, और फीमेल में ये दो जगह ये दो दिखा रखी हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं दो यहाँ पर ये वाले, ये हैं ओवेरी, और ओवेरी में बनते हैं ओवम। क्या बनते हैं? ओवम। ओवम को ही मैं बार बार कह रहा हूँ एग, क्या बोल रहा हूँ इसको? एग बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ओवम कहाँ पे बनते हैं? ओवेरी में बनते हैं। ओवम क्या है? फीमेल गैमेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या कहलाती है? ओवम कहलाती है। और जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखना, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, ओवम बनते हैं ओवेरी में। तो ओवेरी कितनी है? 2 ओवेरी हैं, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे वेजाइना, ये वाला पूरी जो कैनाल सी दिखा रही है वेजाइना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेजाइना ओपन होती है किसमें? यूटेरस में। तो ये छोटी सी ओपनिंग ये क्या है? सर्विक्स से 2 ओवेरी हैं। और ये जो ट्यूब दिखा रखी हैं ये 2 हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या हैं? फैलोपियन ट्यूब। और जो ये क्या कहते हैं? ओवम और स्पर्म जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही, दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, फैलोपियन ट्यूब में ही मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, ये फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइज होने के बाद जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, फिर ये डेवलप होगा, डेवलप होकर फिर ये कहाँ पर? यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर ये यूटेरस में ही डेवलपमेंट होता है और यहीं पर डेवलप होकर बेबी तैयार होता है और 9 मंथ के बाद रेडी हो जाता है ये बाहर निकलने के लिए, ठीक है। खैर, तो ये वाला पोर्शन हो गया यूटेरस। तो मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? नंबर 1 वेजाइना, सर्विक्स, ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस, ये हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और देख सकते हो ये वाला पोर्शन है वेजाइना, जहाँ पे ये स्मॉल ओपनिंग है जो कहाँ पे ले जा रही है? यूटेरस की तरफ, इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये 2 हैं ओवेरीज, ओवेरीज में बनते हैं ओवम, एग बनते हैं, ठीक है। और ये जो दिखा रखी है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स और ये है यूटेरस, ठीक है। तो मेन क्या है? वेजाइना है, सर्विक्स है, और 2 ओवेरीज हैं, और 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, और बीच में एक यूटेरस है जिसको हम गर्भाशय भी बोलते हैं। और देख सकते हो ये हमारी और डायग्राम्स हैं, ये है वेजाइना, यहाँ पर है सर्विक्स स्मॉल ओपनिंग, और ये पूरा की पूरा है यूटेरस, ये 2 हैं ओवेरीज, और ये 2 हैं ओविडक्ट बोल सकते हो या फैलोपियन ट्यूब। ये भी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है वेजाइना, और इसको सर्विकल कैनाल या सर्विक्स भी बोलते हैं। ये 2 हैं ओवेरीज और ये हैं फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के भी टाइप दिखा रखे हैं, वो आप याद मत रखना, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं इनको। और ये पूरा की पूरा है यूटेरस, और यूटेरस में भी यहाँ पे वॉल है, देखो अंदर की यूटेरस की जो वॉल है, दीवार है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये वर्ड आएगा बेटा, ध्यान रखना। ये अंदर की जो यूटेरस की दीवार है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में लास्ट में बताऊंगा। और ये बीच वाली जो दीवार है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और बाहर वाली जो आउटर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो यूटेरस की जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, सेंटर वाली को मायोमेट्रियम, और बिल्कुल बाहर वाली है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो हमारी एक काम आएगी एंडोमेट्रियम। यहाँ पर क्या है? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, जो मैं बाद में बताऊँगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों को देख सकते हो, दोनों दिखा रखे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखा रखा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है। तो आप देख लेना, आई होप ये सारे के सारे ऑर्गन्स एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं व्हाट इज़ पुबर्टी। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है। तो पुबर्टी क्या है? पुबर्टी का ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेज आते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी चाइल्ड से किस में बदल जाती है? यंग एडल्ट में बदल जाती है। एडल्ट मतलब किशोर में बदल जाती है, और हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है टू रिप्रोड्यूस मतलब नया किसी चीज़ को एक पैदा करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है टू हैव ए बेबी। अगर पुबर्टी वाले टाइम पे क्या है, हमारी बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होगी और अपने आप को ऐसा कैपेबल कर लेती है कि वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में बताऊँ, ठीक है। पुबर्टी में अब देखो, पुबर्टी में क्या होगा, फीमेल्स में क्या क्या चेंजेज आते हैं। फीमेल्स में पुबर्टी के दौरान क्या, तो पुबर्टी मैंने बताया एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेज आते हैं, ठीक है। देखो फीमेल्स में क्या है, फेस पर पिंपल्स पड़ सकते हैं, स्वेट
मतलब पसीना आता है बहुत ज़्यादा। मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमसी साइकिल, ये बिगिन हो जाता है पुबर्टी के दौरान, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हाइट लंबी होने लग जाती है, वॉइस में चेंज आए, बहुत स्वीट हो जाएगी, वॉइस मतलब पतली हो जाती है। हेयर्स ग्रो होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, क्या है हेयर्स ग्रो होते हैं, किसमें, फीमेल्स में। अब बात करें मेल्स में क्या क्या चेंज हो जाते हैं, वॉइस भारी हो जाती है, स्वेट पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हेयर्स ग्रो होते हैं कई सारी जगह पर, बॉडी की कई सारी जगह पर। और क्या होता है, और प्राइवेट पार्ट डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है, जिसमें पेनिस डेवलप हो जाता है। टेस्टिकल्स मतलब जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, इसके दौरान। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि गर्ल्स में क्या क्या चेंजेज आते हैं और बॉयज़ में क्या क्या चेंजेज होते हैं। बॉडी लंबी हो जाती है बॉयज़ की, प्यूबिक हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं। प्यूबिक हेयर का मतलब है जो हमारे नीचे के जो हेयर्स होते हैं, हमारे जो पेनिस के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर जो हेयर होते हैं उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, ये डेवलप हो जाते हैं। स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पेनिस ग्रो हो जाता है, वॉइस हैवी हो जाती है, मसल्स ग्रोथ करने लगती हैं, हेयर डेवलप होते हैं बॉडी के कई पार्ट्स पर। टेस्टिस, अब सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्टिस जो हैं हमारे, जो टेस्टिस हैं दो, उनमें क्या स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और हार्मोन्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्किन थोड़ी ऑयली बन जाती है। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेज होते हैं पुबर्टी के दौरान, ब्रेस्ट ग्रो करते हैं, प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं जो नीचे वाले हेयर्स हैं, और बॉडी थोड़ी लंबी हो जाती है, कर्वियर हो जाती है, हिप्स वाइडन हो जाते हैं, ठीक है, हेयर डेवलप होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर, वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड बिगिन हो जाता है, एमसी पीरियड बिगिन हो जाता है, स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ओवरीज एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, हार्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, अब मुझे लग रहा है थोड़ा ये आज इतना ही करना पड़ेगा, ये मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पुबर्टी तक, ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट लेक्चर डाला था उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा था, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। और एक बार अगर आपका बेसिक्स हो गया, आई एम श्योर फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम चैप्टर की बिगिनिंग भी कर देंगे और बेसिक्स को भी अपने को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब तक हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित, ठीक है। पूरी की पूरी इवेंट्स, ये 6 इवेंट, ये मैंने थोड़ा लेवल हमारा हाई लेवल से मैंने डाल दिए हैं सारी की सारी, इनमें से 4-5 हम हमारे 10th में पढ़ेंगे, मगर ये पूरी की पूरी ओवरऑल घटना जो रिप्रोडक्शन की सारी इवेंट्स, अगर ये हमें पता चल गया तो रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएगी। इसको देखने से पहले पहला जरूर देखें, क्योंकि मैंने पहले सारे फिगर्स बता चुका हूँ, सारे पिक्चर्स बता चुका हूँ, सारे ऑर्गन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फीमेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑलरेडी मैं सारे सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। तो फिलहाल हमारा फोकस है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन में क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं, बस इस पर फोकस रहेगा। देखो सबसे पहले होता है नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेल में जो गैमेट बनते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म, फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसको बोलते हैं ओवम। स्पर्म मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्पर्म बनते हैं कहाँ पर, टेस्टिस में, और टेस्टिस मेल ऑर्गन है, ठीक है। तो मेल में 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों टेस्टिस में बनता है स्पर्म बनना, ठीक है। और फीमेल में बनता है ओवम। ओवम कहाँ पे बनता है, ओवेरी में। देखो ये वर्ड में जो बोल रहा हूँ ये पहले मैं बता चुका हूँ, इट इज़ रिकमेंडेड टू वॉच अगेन दैट वीडियो जो मैंने पहला डाल चुका हूँ, ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरह से। तो पहला प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है मेल में और फीमेल में दोनों में ही गैमेट्स बनने, स्पर्म और ओवम। और देखो फिर अब देखो सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन करना है तो पहले गैमेट्स तो होने चाहिए, तो मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स तो होनी चाहिए, तो सेल बनना सबसे पहला काम है रिप्रोडक्शन का। और ये सेल बनना कब स्टार्ट होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था पुबर्टी वाले टाइम पर। जैसे ही पुबर्टी वाली एज आती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, मेच्योर होने लग जाते हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या स्टार्ट हो जाता है, गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाता है। मेल में जो गैमेट बनते हैं उसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसको ओवम बोलते हैं। अब देखो ये मत सोचना कि सर बार बार वही चीज़ को रिपीट करा रहा है, मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि ताकि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, 100% पे निकले ही नहीं, ठीक है। तो हर पॉइंट को बड़ा
केयरफुली हमें पढ़ना है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रखी है, बस पॉइंट लिख रखे हैं, वो आपको समझना है। तो पहला स्टेज क्या है रिप्रोडक्शन की? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है ओवम। अब देखो गैमेट बन गए, अब मेल का अलग गैमेट बन गया, फीमेल का अलग गैमेट बन गया, ठीक है। अब गैमेट्स बन तो गए, अब इनको मिलाना है भाई, ये मिलेंगे उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मिलाने के लिए क्या होगा? एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब इंसेमिनेशन में क्या होगा? जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एक एक्टिविटी होगी जिसके दौरान स्पर्म, देखो बताया था ना मैंने, स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट है, जो वेजाइना है, वेजाइना में पेनिस के थ्रू स्पर्म को क्या कर दिया था? ट्रांसफर कर दिया था। अगेन आई एम सेइंग, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक वेजाइना। तो पेनिस से स्पर्म कहाँ पर आते हैं? वेजाइना में। ये जो प्रोसेस है, ये जो लाने का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, और इस एक्टिविटी को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। ध्यान रखना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल में जो स्पर्म बनते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल की वेजाइना में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वेजाइना के थ्रू, फिर वो मूव करते हैं। और जब ये स्पर्म आते हैं, ध्यान रखना, लाखों की संख्या में स्पर्म आते हैं, लाखों से भी ज़्यादा, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। और जबकि फीमेल में जो एग निकलता है वो एग एक होता है, स्पर्म लाखों होते हैं। अब सोचो, उनमें से फर्टिलाइजेशन अगर हमें कराना है तो सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत है, बस एक स्पर्म एग से मिल जाएगा, और जैसे ही एग से वो मिल जाता है तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है जाइगोट, और बाकी फिर स्पर्म का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या था? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का बनना, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। दूसरा स्टेज क्या हुआ? जो गैमेट्स बने, अब सीधी बात है, मेल से ट्रांसफ़र किए जाएंगे कहाँ पर? फीमेल में। किसके थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं? पेनिस के थ्रू। कहाँ पर? वेजाइना में। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब कई बार क्या होता है, कुछ कैपेबल नहीं होते हैं प्रॉपरली, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, तो इसकी एक टेक्निक भी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कुछ लोगों में जनरली, मतलब जब ये नहीं पहुंच पाता है स्पर्म, तो मेडिकल में आर्टिफिशियली भी इनको इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तहत। देखो, पहला स्पर्म बन गए, दूसरा स्पर्म का ट्रांसफ़र हो गया। अब सीधी बात है, जब ट्रांसफ़र हो गया, मतलब मेल से फीमेल में आ गया, तो फीमेल में ऑलरेडी है ही ओवम। अब ये स्पर्म किससे मिलेंगे? ओवम से मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तीसरी स्टेज क्या है कि जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गई तीसरी स्टेप। तो पहली स्टेप होगी गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेट्स जो ट्रांसफर होते हैं मेल में से, जो स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। और जब ये दोनों गैमेट्स मिलेंगे आपस में, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूज हो जाएंगे, मतलब दोनों मिल जाएंगे। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ हैं, ये दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाए, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनेगा। और फिर वो जाइगोट में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। एक जाइगोट में से 2 सेल बनेंगी, 2 की 4 बनेंगी, 4 की 8 बनेंगी, 8 की 16 बनेंगी, 16 की 32 बनेंगी, 32 की 64 बनेंगी। ऐसे करके लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। और जब सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे एक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो पूरा बेबी बन जाता है, ठीक है। तो पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा हुआ इंसेमिनेशन, तीसरा हो गया फर्टिलाइजेशन। फिर चौथी स्टेप है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। 64 सेल्स जाइगोट। देखो, जब जाइगोट क्या है, जाइगोट बदल के डिवाइड होकर, जब जाइगोट में डिवीजन होता रहे, तो जाइगोट किस में बदल जाए? 64 सेल्स में बदल जाए, ठीक है। 64 सेल्स का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो अब आपको पता है जाइगोट बना तो उसमें डिवीजन होगा, 2 4 6, 2 4 8 ऐसे करके, मतलब लगातार डिवाइड होता रहेगा। और जब ये 64 का हो जाएगा जाइगोट, 64 सेल्स का, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन की वॉल से, यूटेरस, ध्यान रखना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? यूटेरस की बॉल जो होती है उसको बोलते हैं यूटेराइन वॉल। अगर ये यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाए, क्या हो जाए? जुड़ जाए। देखो, अभी तो क्या जुड़ जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये काम कितने दिन में होता है? विदिन 7 डेज। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के अंदर क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन।
देखो एक बार दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। नंबर 1, मेल में गैमेट बने स्पर्म, फीमेल में गैमेट बने ओवम। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब मेल के द्वारा, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ट्रांसफर स्पर्म को क्या कर दिया जाता है? फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। जैसे ये ट्रांसफर हो जाएंगे फिर ये फ्यूज होंगे। फ्यूज मतलब मिलेंगे आपस में। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट। और जब ये जाइगोट 64 सेल का हो जाए, 64 सेल में डेवलप हो जाए, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाए यूटेराइन की बॉल से, यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन कितने दिन में हो जाता है? 7 दिन में हो जाता है। किसके 7 दिन में? फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन में हो जाता है। फिर जैसे ही ये अटैच हो जाएगा फिर इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? आपको पता है प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है। प्लेसेंटा जो नार बोलते हैं उसको, वो डेवलप हो जाता है। उसके थ्रू फिर एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करेगा। तो 5वीं स्टेज है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या करता है? डेवलप करता है। और डेवलप और इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब शुरू से लेके जो 9 मंथ का प्रोसेस है पूरा, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये जैसे इम्प्लांट होगा तो ये बड़ा होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा तो एम्ब्रियो आ जाएगा। एम्ब्रियो हम बोलते हैं ब्रूड। ठीक है, और फिर जब ये डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से, फिर लास्ट में होती है डिलीवरी। तो लास्ट में जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसको बोलते हैं पार्टूरेशन। ठीक है, तो ये 6 स्टेप हैं। सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा है गैमेट्स का ट्रांसफर होना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, स्पेशली स्पर्म का, ये कहलाता है इंसेमिनेशन। फिर गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जब 64 सेल का बन जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन की बॉल से अटैच हो जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर ये डेवलप होगा, धीरे धीरे करके बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। और इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। नॉर्मली 9 मंथ का होता है ये। और फिर उसके बाद होती है डिलीवरी, और डिलीवरी को बोलते हैं पार्टूरेशन। ठीक है, तो ये 6 स्टेप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार देखना, समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं अगले वाले वीडियोज में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड। अब एक डेफिनेशन है इंसेमिनेशन क्या होता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म इज डिपॉजिटेड इन दी वेजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। देखो मैंने बताया था ना, इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो सीमेन होता है, सीमेन क्या होता है, जिसमें स्पर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्म। और लाखों में स्पर्म पाए जाते हैं। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए? डिपॉजिट कर दिया जाए वेजाइना में। और यही प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, अब यहाँ से हमारी होगी चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ बेसिक्स देखा था, और ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब मुझे पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाएंगे, अब सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा, बशर्ते आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले अपनी बुक के अकॉर्डिंग अब हमारा जो चल रहा है, आप इसके नोट्स बना सकते हो, ये बुक के अकॉर्डिंग है सब कुछ। तो रिप्रोडक्शन पहला है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ कॉल रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कैसा? नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करेंगे, सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसा ही करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस करते हैं, हाथी अपने जैसा बेबी छोटा हाथी प्रोड्यूस करते हैं, जिराफ है अपने जैसा जिराफ। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो हमारे जो ह्यूमंस हैं, ध्यान रखना हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उसमें हमारी जो एक्टिविटी है रिप्रोडक्टिव, तो आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम में कौन सा पाया जाता है ह्यूमंस में? वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमंस इन विच 2 पेरेंट इन्वॉल्व। और कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। तो इट इज बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। बाइसेक्सुअल मतलब 2, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व बने, इसलिए इसको बोले बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्पर्म आर दी मेल गैमेट एंड एग्स आर दी फीमेल गैमेट। अब देखो, अब सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, और एग्स क्या होते हैं? फीमेल गैमेट होते हैं। स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। एग्स कहाँ पर बनते हैं? ओवेरीज में बनते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं, 2 ओवेरीज होती हैं। और जब स्पर्म और एग मिलते हैं
तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट फर्दर डेवलप होकर क्या बन जाता है, क्रिएट करता है न्यू इंडिविजुअल, एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करेगा, न्यू बेबी क्रिएट करेगा, क्या, जाइगोट। मैंने बताया था जाइगोट भी डेवलप होगा, 64 सेल्स का बनेगा जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। फिर ये यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाएगा तो उसके बाद उसका फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही जाइगोट फर्दर डेवलप होता है तो न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो ये है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर एक विजुअल एक्टिविटी देख सकते हो आप। एग या ओवम ये कहाँ पर बनता है, फीमेल में। स्पर्म कहाँ पर बनता है, मेल में। फिर ये दोनों जब मिलते हैं इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसमें बनता है जाइगोट। और जाइगोट फिर धीरे धीरे डेवलप होकर किस में डेवलप हो जाता है, जाइगोट से बन जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर फाइनली फ्यूटस बनता है और फिर वो बाहर निकलते ही बेबी आ जाता है। ठीक है, 9 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि अभी हमने बेसिक देखा है, अब हम चैप्टर में तो अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3rd लेक्चर। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत होती है, इवन पॉवर्टी के बारे में भी वहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। उन दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद फिर हमने चैप्टर की बिगनिंग भी करती थी 2nd वाले लेक्चर से। तो आज हमारा फोकस स्पेशली रहेगा एक ही टॉपिक पर, जिसका नाम है पॉवर्टी इन बॉयज़, पॉवर्टी इन गर्ल्स। और पॉवर्टी क्या होती है ये जानेंगे, पॉवर्टी के दौरान बॉयज़ में क्या चेंजेज आते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेज आते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और पॉवर्टी के लिए कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, ऐसी कौन सी चीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से पॉवर्टी के दौरान जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। उनके बारे में भी देखेंगे कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल में कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं और फीमेल में कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी के दौरान ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेज हमको देखने मिलते हैं। और क्या क्या चेंजेज आते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से अपना एक्चुअल जो नोट्स हैं आपको बनाने हैं। ये जो पिक्स मैंने दिखा रखे हैं, जितनी भी पिक्स, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी अपनी लाइफ का एक ऐसा फेजेज होता है जिसमें हमारी बॉडी में कई सारे बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। और ये जो टाइम है, पॉवर्टी वाला टाइम आता है, ये एक स्पेशल टाइम पर ही आता है। पॉवर्टी जो आती है बॉडी में, पॉवर्टी के दौरान जो चेंजेज होते हैं वो एक स्पेशल टाइम पर ही होता है। और पॉवर्टी के दौरान हमारी बॉडी चाइल्डहुड से किस में ट्रांजिशन हो जाता है, एडल्टहुड में ट्रांजिशन हो जाता है। मतलब हम चाइल्ड से क्या बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ये सब हो जाता है। तो पॉवर्टी का एक टाइम है, फिक्स पीरियड है कि इतने साल से इतने साल के बीच में पॉवर्टी का मतलब पीरियड आता है, और जिसके दौरान कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेज होती हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, द टाइम व्हेन ए पर्सन बिगिंस टू डेवलप सर्टेन ट्रेट्स ऑफ अडल्ट्स। मतलब एक ऐसा टाइम जिस समय पर किसी व्यक्ति में अडल्ट्स वाले लक्षण आने लग जाते हैं। ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण आने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी वाला टाइम। और ये जनरली आता है 12 से 18 साल के बीच में, कभी भी आ सकता है। जनरली जो पॉवर्टी वाला टाइम है वो फीमेल्स में जल्दी आता है या गर्ल्स में जल्दी आता है कंपेयर टू बॉयज़। पॉवर्टी के दौरान हमारी बॉडी ग्रो करने लगती है बहुत तेज़ गति से देन एनी अदर टाइम इन योर लाइफ। पॉवर्टी के दौरान जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है वो ना तो बचपन में इतनी ग्रोथ करती है, ना ही फिर उसके बाद ग्रोथ करती है। तो पॉवर्टी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस चेंजेज आते हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेज आते हैं, सिवाय वैन यूवर इन्फेंट। एक तो हमारी बॉडी में जो चेंजेज आते हैं वो इन्फेंट मतलब नया जो शिशु होता है, नया जो बच्चा होता है, इसमें उस समय चेंजेज आते हैं, या फिर पॉवर्टी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंजेज आते हैं। तो देखा होगा आपने 12-13 साल के बाद बच्चे बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ करने लगते हैं, तो 2-3 साल में वो बहुत लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जैसे भी चेंजेज आते हैं। तो वो सब कब आते हैं, पॉवर्टी के दौरान आते हैं। जब हमारी बॉडी पॉवर्टी वाले टाइम पर पहुंच जाती है तो हमारे ब्रेन में से कई हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, उन हार्मोन्स की वजह से क्या आता है, पॉवर्टी के दौरान जो चेंजेज आते हैं बॉडी में वो अक्कर होते हैं। अब इन हार्मोन्स की बात करें, 2 हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं जिनको,
तो मेल्स में जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। जो मेल में जो चेंजेज होते हैं पुबर्टी के दौरान, मेल में जो चेंजेज आते हैं पुबर्टी के दौरान, बॉयज में जो चेंजेज आते हैं उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में चेंजेज आते हैं, और फीमेल में जो चेंजेज आते हैं, गर्ल्स में जो चेंजेज आते हैं उनके लिए ये दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से फीमेल में भी क्या आते हैं, चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो पुबर्टी के दौरान फीमेल में क्या चेंजेज आते हैं, मेल में क्या क्या चेंजेज आते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो अब पहले बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर एक तो होल बॉडी गेट्स कर्वियर, पूरी बॉडी में एक कर्व बनने लग जाता है। कर्व मतलब ये देखो यहाँ से ऐसे करके कर्व आ रहा है, मतलब कमर में से ये कैसे थोड़े पतली से हो जाती हैं, और इस वाले एरिया में, हिप्स वाले एरिया में ये ब्रॉड हो जाते हैं। तो पूरी बॉडी कैसी हो जाती है, कर्व लेने लग जाती है। किसमें, फीमेल्स में, जबकि मेल में ऐसा कुछ नहीं है। मेल्स में ऐसा कर्व वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे करके कर्व बनने लग जाएंगे बॉडी में। स्किन गेट्स ऑयलियर, स्किन ऑयली हो जाती है। आर्म्स के जो अंडर हैं वो हेयर डेवलप हो जाते हैं, इस वाले एरिया में क्या हेयर डेवलप होने लग जाएंगे। ब्रेस्ट स्टार्ट्स टू डेवलप, ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी क्या होंगे, डेवलप होने लग जाएंगे। हिप्स बोन्स वाइडर, हिप्स की जहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो भी कैसी हो जाती हैं, वाइडर हो जाती हैं। वेट गेन्स ऑन हिप्स पर वेट थोड़ा बढ़ जाता है हिप्स पर। ठीक है, प्यूबिक हेयर ग्रोज, प्यूबिक हेयर बढ़ने लग जाते हैं। इस वाले रीजन में जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, ये भी क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। लेग मसल्स गेट्स बिगर एंड स्ट्रोंगर, पैरों की जो मसल्स होती हैं वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये चेंजेज आते हैं किसमें, फीमेल्स में। और भी चेंजेज हैं, जैसे वॉइस सॉफ्ट होने लग जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन्स हो जाता है जिसको हम नॉर्मली एमसी बोलते हैं, ये भी क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ओवेरी से जो फीमेल में एक और ऑर्गन पाया जाता है, दो होते हैं ओवेरीज, उनमें से ओवम निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये भी कब होता है, पुबर्टी के दौरान। अब बात करते हैं मिल्स की। तो मिल्स की स्किन ऑयलियर हो जाती है, फेस पे फेशियल हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं, मूछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है। शोल्डर्स गेट्स वाइडर, कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स, और हाथों के नीचे, इनमें भी मेल्स में भी यहाँ पर क्या आने लग जाते हैं, बाल आने लग जाते हैं। प्यूबिक हेयर ग्रोज, यहाँ के जो बाल हैं ये भी क्या होने लग जाएंगे, डेवलप होने लग जाएंगे, प्यूबिक हेयर ग्रोज। और पेनिस गेट्स लॉन्गर, पेनिस थोड़ा लंबा हो जाता है, वाइडर हो जाता है। और टेस्टिस गेट्स लार्जर, जो टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, ये दोनों टेस्टिस क्या हो जाएंगे, लार्जर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और नेक, चेस्ट, लेग मसल्स गेट्स बिगर एंड स्ट्रोंगर, और पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो भी क्या होने लग जाएंगी, थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और बिगर हो जाएंगे। तो ये चेंजेज आते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। ठीक है, और भी हम देखेंगे, पिक्चर्स मैंने कई सारी यहाँ पे लगा रखी हैं सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पुबर्टी क्या है, ये एक ऐसा टाइम है जो बॉडी हमारी चाइल्डहुड से किस में बदल जाती है, अडल्ट बॉडी में चेंजेज हो जाती है। और इसी समय पर न्यू फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं, न्यू इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, नई नई फीलिंग्स आती हैं। और मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये सब कब होता है, ये पुबर्टी के दौरान ही होता है। ये पुबर्टी के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उन्हीं का सब ये रिजल्ट होता है। ठीक है, और मेल्स में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो दिखा रखे हैं ये क्या है, स्पर्म्स हैं। ये स्पर्म्स बनना कब स्टार्ट होता है, पुबर्टी के दौरान होता है। फीमेल्स में एग सेल बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब तक हमने सिर्फ बेसिक्स देखा था और अब चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। तो पुबर्टी क्या है, द रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको बोलते हैं स्पर्म, या इसको मेल गैमेट बोलते हैं। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको हम बोलते हैं ओवम। स्पर्म कहाँ पर बनता है, टेस्टिस में, और ओवम कहाँ पर बनता है, ओवेरी में। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और बार बार आपको रिवाइज भी कराता रहूँगा। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स which are responsible for sexual reproduction develops in specific period of life called puberty। मतलब जो हमारी ह्यूमन की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में वोम, ये लाइफ के एक स्पेशल टाइम पीरियड में ही डेवलप होती हैं और लाइफ के उस स्पेशल टाइम पीरियड को बोलते हैं पुबर्टी। ठीक है, तो लाइफ का ऐसा टाइम, एक तो हम बचपन होता है, बचपन के बाद जैसे हम बड़े होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जो मैंने अभी चेंजेज दिखाए थे, ये सारे जो चेंजेज हैं, ये सारे जो चेंजेज अभी बताए थे मेल्स में और फीमेल्स में, जो चेंजेज आए ये सारे के सारे एक लाइफ के स्पेशल टाइम पर आते हैं जब हम मतलब एडल्ट होते हैं। तो उसी समय ये जो चेंजेज आते हैं तो उसी समय हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बनने लग जाती हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है,
कुछ कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होने लग जाते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, चेंजेज होने लग जाते हैं बहुत सारे। तो पुबर्टी इज द टाइम और इन लाइफ व्हेन बॉडी ऑफ व्हेन ए बॉय और गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो पुबर्टी हमारी लाइफ का ऐसा टाइम है जहाँ जब कोई भी लड़का या कोई भी लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मैं सेक्सुअली मैच्योर का मतलब है दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, वो मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस ए न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो ये जो पुबर्टी की एज क्या होती है, मैंने बताया था गर्ल्स में पुबर्टी की एज पहले स्टार्ट हो जाती है, बॉयज में थोड़ी बाद में आती है। तो जनरली एवरेज यहाँ पे देखा रखा है, गर्ल्स में जो एज होती है लगभग 12 से 14 साल होती है, और पुबर्टी की एज जो बॉयज में होती है वो होती है 13 से 15 साल के बीच में। और इसके बाद अब ये देखो पुबर्टी अभी एज स्टार्ट हुई है, मतलब जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, और मेल्स में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स में ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अभी पूरी मेच्योरिटी नहीं, 18-19 साल तक ही पूरी की पूरी जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो अचीव होती है। तो 18-19 साल तक पूरी तरह से मेल और फीमेल अच्छी तरह से ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर वो कुछ बच्चा करना चाहें तब ठीक है, इससे पहले थोड़ा गलत है, ठीक है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो शादी की एज है वो भी कितनी कर रखी है, मेल्स के लिए कर रखी है 21 और फीमेल्स के लिए कर रखी है 18। ऐसा क्यों कर रखा है, ताकि इस एज तक वो क्या हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे पहले प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पुबर्टी चेंजेस, पुबर्टी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि चेंजेज इन बॉयज ड्यूरिंग पुबर्टी, पुबर्टी के दौरान लड़कों में क्या क्या चेंजेज आते हैं। नंबर 1, वॉइस हैवी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती है, मुस्टैच मतलब मूछें और दाढ़ी आने लग जाती हैं। स्किन्स बिकम ऑयली, और जो स्किन है, त्वचा है, वो कैसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है। हेयर डेवलप्स अंडर आर्म्स, ऑन दी फेस, बॉडी, आर्म्स, लेग, इन सभी जगह पर हेयर डेवलप होने लग जाते हैं, बाल आने लग जाते हैं बॉडी में। प्यूबिक हेयर्स ग्रोज, प्यूबिक हेयर भी ग्रो करने लग जाते हैं। मैंने बताया था अभी इससे पहले कहाँ पर होते हैं ये प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, लोअर एरिया में होते हैं। तो प्यूबिक हेयर्स भी ग्रो करने लग जाते हैं जो पेनिस के आसपास हैं। और टेस्टिस स्टार्ट्स टू मेक स्पर्म एंड हार्मोन, और जो हमारे टेस्टिस होते हैं, मेल्स में जो 2 टेस्टिस होते हैं, और दोनों टेस्टिस में से स्पर्म बनना लग जाते हैं और हार्मोन्स। ध्यान रखना है, टेस्टिस में 2 चीज़ बन रही हैं। टेस्टिस में एक तो बन रहा है स्पर्म, जिसको मेल सेल बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और टेस्टिस में दूसरी चीज़ बन रही है हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं स्पेशली। कौन सा बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, किसमें, मेल्स में। बात करें फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं पुबर्टी के दौरान, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन ऑयली हो जाती है। प्यूबिक हेयर्स ग्रोज, प्यूबिक हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एमसी पीरियड क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और वॉइस बिकम सॉफ्ट, और आवाज़ कैसी हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, सुरीली हो जाती है, ठीक है। ये चेंजेज आते हैं गर्ल्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या चेंजेस गर्ल्स में आते हैं पुबर्टी के दौरान, या क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज में पुबर्टी के दौरान। तो 2-2, 3-3 चेंजेस पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो साइंस ऑफ पुबर्टी, ये मैंने पूरा एक पिक्चर दिखा रखी है, देख सकते हो। इस जगह पर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनको प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। यहीं पर जो हेयर्स हैं ये भी प्यूबिक हेयर है। मेच्योर जेनिटल ऑर्गन्स, और जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो ग्रो हो जाते हैं, जिसमें पेनिस, टेस्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। बॉडी और मस्कुलर हो जाती है, बॉडी में बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं। ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फेशियल हेयर्स ग्रो करते हैं, और यहाँ पर गले में, ये गले में जो होता है गले वाला हिस्सा, ये भी थोड़ा एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, ये भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। और दोनों की स्किन ऑयली हो जाती है। पिंपल्स आने लग जाते हैं चेहरे पे, पिंपल्स, ठीक है। और पसीना बहुत ज़्यादा, पसीना निकलना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स में यहाँ पर मैच्योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट थोड़े क्या होने लग जाएंगे, डेवलप होने लग जाएंगे। हेयर विल ग्रो अंडर आर्म्स, आर्म्स के अंडर, हाथों के नीचे भी हेयर ग्रो करने लग जाते हैं। ब्रॉडर हिप्स, हिप्स थोड़े क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और प्यूबिक हेयर्स भी ग्रो करने लग जाते हैं। ये पुबर्टी के साइन है। यहाँ पर और देख सकते हो, ये बना दिए मैंने, टेबल बना रखी है, तो इसको आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें ये बॉयज़ में चेंजेस दिखा रखे हैं, ये गर्ल्स में चेंजेस दिखा रखे हैं। यहाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है। बॉयज़ में स्पेशली पेनिस डेवलप हो जाता है, बॉयज़ भारी हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रो करने लग जाते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, हिप्स वाइडन हो जाते हैं गर्ल्स में, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। दोनों में क्या क्या ग्रो करता है, साथ साथ में हेयर ग्रो करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, बॉडी में स्पॉट्स अपीयर होते हैं दोनों में। और नोटिस दी अपोजिट सेक्स मोर, मतलब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी के दौरान। आर्म पेट हेयर ग्रो करते हैं, ग्रोथ स्पर्ट, और जो बॉडी में ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है, तेज़ होती है। और पैरों पर भी बाल आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक और मैंने बना रखा है, आप इसको देख सकते हो क्या क्या चेंजेज आते हैं। ये जो चेंजेज हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द पुबर्टी, सेम चीज़ें। और यहाँ पर आप डायग्राम में डायग्राम दिखा रखा है और देख सकते हो, ठीक है।
अब सेक्सुअल हार्मोन्स की बात करेंगे। अब मेल में और फीमेल में जो ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं या फिर पुबर्टी के दौरान जो चेंजेज आए हैं, इसके लिए कुछ हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। उन हार्मोन्स को बोलते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स। हार्मोन्स कुछ नहीं होते, जस्ट केमिकल होते हैं ये, ठीक है। केमिकल्स रिलीज होते हैं कुछ ग्लैंड्स के द्वारा, और यही केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, चेंजेज के लिए। हार्मोन्स नथिंग, हार्मोन सिर्फ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल हार्मोन्स हेल्प इन अटेनिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। सेक्सुअल हार्मोन्स किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। मेल में जो सेक्सुअल हार्मोन पाया जाता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल में कौन सा सेक्सुअल हार्मोन पाया जाता है, फीमेल्स में भी 2 सेक्सुअल हार्मोन पाए जाते हैं, और वो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल में कौन सा सेक्सुअल हार्मोन है और फीमेल में कौन सा सेक्सुअल हार्मोन है। फिर मेल में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और इन्हीं की सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ पाती है दोनों में, ठीक है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल में हो गया और ये फीमेल में, ठीक है। तो ओस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन एक ही बात है, इनकी वजह से ये सारे चेंजेज आते हैं, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सारे चेंजेज आते हैं किसमें, एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में आते हैं, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स में आते हैं। तो ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्म क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है या मेल गैमेट्स है, ठीक है। और 2 बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स। तो मतलब मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 2 बायोलॉजिकल फंक्शन बता रखे हैं। एक तो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और दूसरा ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्म टू दी फीमेल बॉडी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान देखो, जो मेल की रिप्रोडक्टिव बॉडी है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसके 2 काम हैं। नंबर 1 स्पर्म का प्रोडक्शन करना, नंबर 2 जो स्पर्म बने उनको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना। फीमेल के बॉडी मतलब फीमेल की जो वेजाइना वाला पार्ट है, वेजाइना में ट्रांसफ़र करना किसके दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ये 2 काम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। यहाँ पे और हार्मोन्स दिखा रखे हैं, स्पेशली हमें फोकस करना है सेक्स हार्मोन्स पर। तो मेल में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, कहाँ पर बनता है, टेस्टिस में बनता है। फीमेल में जो हार्मोन्स होता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये कहाँ पर बनते हैं, ओवेरीज में बनते हैं, ठीक है। और भी हार्मोन्स दिखा रखे हैं, इनके भी आप देख सकते हो, मेल और फीमेल में दोनों में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में निकलता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, पैनक्रियाज में से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और एड्रीनल ग्लैंड में से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। तो हार्मोन के बारे में हम स्पेशली एंडोक्राइन, जो ये इन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा तब हम देखेंगे, फिलहाल सिर्फ देख लो आप। सो थैंक यू सो मच। आज हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, पुबर्टी के बारे में। तो पुबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपके जो भी सजेशन हो मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 4th लेक्चर। ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं, और आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का 2nd लेक्चर है। दिस लेक्चर विल हेल्प इन CBSE एज वेल एज RBSE बोर्ड। राजस्थान का जो बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, सब में हेल्प करेगा। जहाँ पर भी ये टॉपिक है हर जगह हेल्प करेगा, ठीक है। सो शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इसको विद इमेजेज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी इमेजेज दिखा रखी हैं, तो सारी की सारी इमेजेज हैं, नॉलेज के पर्पज़ से हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका काम ही क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ये है कि अपने जैसे जीव क्रिएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों काम आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम आते हैं। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक पेरेंट की सहायता से ये कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो इसमें मेल का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, एज वेल एज फीमेल का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। तो इसमें जो ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल्स में जो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सक्सेसफुल बनाते हैं वो आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर रहेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, किस किस ऑर्गन्स का क्या क्या काम है। सिर्फ हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे और उनकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं।
ये यहाँ पे एक टिपिकल डायग्राम दिखा रखा है, आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स दिखा रखे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स हैं। ये हैं टेस्टिकल्स, जिसको टेस्टिस भी बोलते हैं, और टेस्टिस जिस थैली में रखे रहते हैं और या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और फिर टेस्टिस में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टेस्टिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं और साथ में यहीं पर सेक्स हार्मोन्स भी बनते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद वो इस पाइप के थ्रू, जिस पाइप को हम बोलते हैं वास्ट डेफरेंस, ध्यान रखना, पहला टेस्टिस हो गया टेस्टिकल्स, दूसरा हुआ वास्ट डेफरेंस के थ्रू ये यहाँ पर आते हैं और ये फिर मिल जाते हैं कहाँ पर, किस जगह पर, एक सेमिनल वेसाइकल यहाँ पे आके मिल जाते हैं। सेमिनल वेसाइकल इस स्पर्म्स में क्या रिलीज करती, ये जो स्पर्म्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। साथ में सेमिनल वेसाइकल्स में से एक लिक्विड रिलीज होता है, फ्लूइड रिलीज होता है। वो फ्लूइड क्या करेगा, उन स्पर्म्स को एक तो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ में न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद ये जो स्पर्म्स हैं, ध्यान रखना, स्पर्म्स बने कहाँ पर, टेस्टिस पे। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कैसे हुए, वास्ट डेफरेंस के थ्रू कहाँ पर गए, सेमिनल वेसाइकल, जहाँ पर इसमें एक फ्लूइड भी ऐड हो जाता है। फिर इसके बाद इस जगह पर आते हैं ये जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से भी फिर फ्लूइड मिलता है, और जब स्पर्म के साथ फ्लूइड मिल जाता है तो यही बन जाता है सीमेन। और फिर ये सीमेन एक कॉमन पाइप के थ्रू, ये जो दिखा रखी है यहाँ पे, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो कॉमन पाइप है, ये वाली जो कॉमन पाइप है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा के थ्रू ये फिर बाहर आते हैं। ध्यान रखना, यूरेथ्रा एक कॉमन पाइप है जहाँ से दोनों चीज़ें आती हैं। ये यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखा रखा है, ये है ब्लैडर, जहाँ पर मतलब यूरिन स्टोर होता है। और ब्लैडर नॉर्मली यहाँ से आएगा एट ए टाइम। देखो ये ऑर्गन जो दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला जो ऑर्गन है, इसको बोलते हैं पेनिस। इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि एक तो मतलब ये यूरिन को पास करता है, साथ में यहीं से क्या पास होता है, स्पर्म भी, सीमेन भी पास होता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फंक्शनिंग करता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एट ए टाइम पर या तो इसमें से यूरिन आएगा या फिर क्या आएगा, सीमेन आएगा। ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो टेस्टिस, इसके बाद वास्ट डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पे जो ये दिखा रखे पीछे ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसके बाद है यूरेथ्रा और पेनिस। ये मेन ऑर्गन्स हैं किसके, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो कहाँ पर क्या क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर ये ब्लैडर है, ब्लैडर में ये दो पाइप आ रही हैं। ये दोनों पाइप कहाँ से आ रही है, किडनी से आ रही है। इनको बोलते हैं यूरिटर यूरिन लेके आती है किडनी से, ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये दोनों यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, ये हैं हमारे टेस्टिस, और ये बीच में जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये पेनिस। और इसके बाद टेस्टिस से यहाँ से एक पाइप जा रही है, आप देख सकते हो दोनों तरफ दो पाइप जा रही है। यहाँ पे ध्यान रखना है, दो टेस्टिस हैं, एक टेस्टिस इधर है, एक टेस्टिस इधर है, दोनों में से एक पाइप जा रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप आ रही है, इस वाली पाइप को बोलते हैं वास्ट डेफरेंस। तो वास्ट डेफरेंस कितनी है, दो वास्ट डेफरेंस हैं। फिर ये यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी ग्लैंड सी दिखा रखी हैं, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, जो जिसमें क्या होता है, ये स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर एक लिक्विड मिलता है इसमें, वो लिक्विड इसमें मूवमेंट प्रोवाइड करेगा एज वेल एज न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को। फिर इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ पर सेंटर में जो पोर्शन दिखा रखा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर इसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक पाइप के थ्रू। यहाँ पे जब इनको निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो इस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा, जो बिल्कुल पेनिस के बीचों बीच में से पास हो रही है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक तो आते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फिर आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखते हैं प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है। पहली बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दीज ऑर्गन्स ऑल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स। इन ऑर्गन्स में से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, और इन ऑर्गन्स का एक और नाम दिया गया है जिनको हम बोलते हैं गोनेट्स। ध्यान रखना, अभी मैंने दिखाया था ये ह्यूमंस में, स्पेशली मेल्स में, यहाँ पर ये दो टेस्टिस दिखा रखे हैं, इस टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस क्या करता है, यहाँ पे मेल गैमेट्स बनते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ पहले लेक्चर से, मेल में जो सेक्स सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं स्पर्म,
या फिर मेल गैमेट्स। तो जहाँ पर मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वो है टेस्टिस। और टेस्टिस आता है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसकी डेफिनेशन यही करी कि ऐसे ऑर्गन्स जो सेक्स सेल्स या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है कहाँ से, टेस्टिस से। और इनको एक नाम और दिया गया गोनेट्स भी बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनेट्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना। तो गोनेट्स क्या होते हैं, गोनेट्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मेल में गैमेट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल में होती है ओवम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर ये भी पता है आपको, मैं बता ही रहा हूँ कई बार से, ये यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है टेस्टिस की और ये दिखा रखी है ओवेरी की। तो मेल में जो गैमेट्स बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में बनता क्या है, स्पर्म बनता है। फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, ओवेरीज में, और निकलता क्या है, ओवम निकलता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेने के बाद। अब हम पहला जो ऑर्गन है उसकी हम बात करेंगे, ये है हमारा टेस्टिस। पहला क्या है, टेस्टिस। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है टेस्टिस। तो आपको पता है 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और दोनों जिस एक बैग में रखे रहते, बैग लाइक स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्क्रोटम। तो टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस आर गोनेट्स इन मेल। टेस्टिस मेल में गोनेट्स होते हैं। और मैंने अभी बताया था गोनेट्स क्या होते हैं, गोनेट्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मेल में टेस्टिस गोनेट्स होते हैं विच प्रोड्यूस स्पर्म, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। और यही स्पर्म है जो रेस्पॉन्सिबल है, जब ये स्पर्म ओवम से मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस क्या है, गोनेट्स है और एज वेल एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी जो मतलब हमारा पेट वाला एरिया है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखे रहते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं दोनों के दोनों टेस्टिस, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और टेस्टिस मेनली टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेनली टेस्टिस दो पार्ट्स होते हैं इसमें। एक पार्ट तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एक पार्ट क्या बना, स्पर्म बनाता है, और दूसरा पार्ट बनाता है हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो 1 पार्ट प्रोड्यूस स्पर्म एंड अदर पार्ट एक्ट्स एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, तब मैं और बताऊंगा आपको। ग्लैंड्स क्या होती हैं, जिसमें से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स भी एक तरह से हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट्स है हार्मोन्स भी, क्योंकि ये बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की तरह मतलब एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करता है टेस्टिस। तो टेस्टिस के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बस इतना ही ध्यान रखना है। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको मेल में गोनेट्स भी बोलते हैं। क्या जो जिस थैली में रखे रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। 2 टेस्टिस होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो प्राइमरी का काम क्या है, प्राइमरी का काम है सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स फॉर्मेशन करना। मेल में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होते हैं ओवरीज, ठीक है। तो सेकेंडरी, अब सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अब गैमेट्स बने उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे। कहाँ पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे, या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे एज वेल एज, जैसे आप मान लो मेल में जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, जो स्पर्म बना है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको पहुँचाने का काम करेंगे कहाँ पर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्गन दैट वर्क फॉर रिप्रोडक्शन अदर देन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, अब जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है उसमें हेल्प करेंगे। अब देखो प्राइमरी का काम क्या, बना देना, स्पर्म मतलब गैमेट्स बना देना, ठीक है। अब गैमेट्स बनना ही काफ़ी नहीं है, उन गैमेट्स को मिलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके थ्रू वो मिलते हैं, जिसके थ्रू वो पहुँचते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो किस में काम करते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, सिवाय किसके, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कहलाते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्या क्या चीज़ें आती है इसमें, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, जहाँ पर टेस्टिस रखे रहते हैं, एक थैली सी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। बॉडी के आउटसाइड पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है वाच डेफरेंस। वाच डेफरेंस क्या है, पाइप सी थी दो मैंने बताई थी, जहाँ से स्पर्म ट्रांसफर होता है, कहाँ पर पहुँचता है, सेमिनल वेसिकल में, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यूरेथ्रा और फिर फाइनली पेनिस। तो ये 6 पार्ट हैं, ये किस में आते हैं,
6 ऑर्गन किस में आते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एक बार और देख लो इनको। ये हो गया हमारे टेस्टिस, 2 टेस्टिस हैं। टेस्टिस जिस थैली में कवर रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम, और टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, और स्पर्म जिस पाइप से ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं वास डेफरेंस। और फिर ये यहाँ पर जाकर मिलते हैं किससे? सेमिनल वेसाइकल, इसमें से फ्लूइड रिलीज होता है। फिर यहाँ पर एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और फिर ये यहाँ से एक पाइप के थ्रू ये बाहर निकलते हैं, उस पाइप को बोलते हैं यूरेथ्रा। ये पाइप कहाँ से गुजरती है? ये पेनिस से गुजरती है। ठीक है, तो मेनली कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए? टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन है, इसके बाद फिर सारे कैसे हैं? सेकेंडरी, स्क्रोटम, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरेथ्रा, और पेनिस। तो ये 6 के 6 पार्ट आ जाएंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, या जो बॉडी के बाहर रहता है, जिसमें क्या चीज़ रखी रहती है? टेस्टिस रखे रहते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम कंटेन्स टेस्टिस। स्क्रोटम में क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड दी बॉडी, ये बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए टेम्परेचर लोअर देन दी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देखो, अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर क्यों रहता है? ऐसा फीमेल में तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है नहीं, ये बॉडी के बाहर क्यों रहते हैं? देखो, स्पर्म बनाने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन है, स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम रहना चाहिए। इसीलिए इनको बाहर, मतलब ऐसा डिजाइन किया है, जिसने भी इसको डिजाइन किया है, ये बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। ताकि बाहर क्या होगा, जब बॉडी से बाहर रहेंगे तो बॉडी का जो बाहर अगर इनको रख देंगे, बाहर ही होते हैं एक्चुअली, ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, तो इनका टेम्परेचर क्या, बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है, और कम टेम्परेचर में ही स्पर्म बन पाते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर ही होते तो उस टेम्परेचर पर, बॉडी वाले टेम्परेचर पर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाते, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो बाहर क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से, इसलिए ये थोड़े बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गए टेस्टिस, जहाँ पे क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और ये जो पाइप जा रही है इसी को हम बोलते हैं वास डेफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होते हैं टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल तक। और ये दोनों की दोनों जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड है वास डेफरेंस। तो हमने देखा था अभी जस्ट पिछले वाले डायग्राम में, टेस्टिस से जिस पाइप के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर हो रहे हैं उस पाइप को क्या बोलते हैं? उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस बोलते हैं। तो इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टेस्टिस एंड सेमिनल वेसाइकल। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस और सेमिनल वेसाइकल को कनेक्ट करती है। तो हमें दोबारा दिखाता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो, ये वाली ट्यूब ये जा रही यहाँ से, तो ये टेस्टिस, यहाँ पर टेस्टिस हो गया, और ये सेमिनल वेसाइकल है, उसको कनेक्ट कर रहा है। कौन कनेक्ट कर रहा है? वास डेफरेंस। ठीक है, तो वास डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस और सेमिनल वेसाइकल को कनेक्ट करेगा। इट टेक्स स्पर्म टू सेमिनल वेसाइकल। ये पाइप क्या करती है? स्पर्म्स को सेमिनल वेसाइकल में पहुंचाती है, और ये पेयर में पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये इधर है, एक तो ये रहा आपका वास डेफरेंस, और एक ये रहा वास डेफरेंस। तो 2 टेस्टिस और 2 वास डेफरेंस, तो पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इट फॉर्म्स ए कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड इट फॉर्म्स ए कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन विद यूरेथ्रा। जब ये यूरेथ्रा से मिल जाते हैं, यूरेथ्रा कहाँ है? देखो एक बार देख सकते हो, तो यहाँ से ये गई स्पर्म वाली, ये वास डेफरेंस वाली पाइप, ये जैसे ही यहाँ पे मिल जाएंगे, इस जगह पे मिल जाएगा, तो फिर एक कॉमन रूट बन जाता है। ये कॉमन रूट क्या कहलाता है? यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा में से ही आपको पता है स्पर्म जाते हैं, और यूरेथ्रा से इधर से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है। ठीक है, जब ये यूरेथ्रा से मिल जाएंगे तो एक कॉमन रूट बना लेंगे जहाँ से स्पर्म भी निकलेगा और यूरिन भी निकलेगा। ठीक है, तो बस मेनली यही पॉइंट याद रखने हैं आपको कि ये स्पर्म्स को टेस्टिस से कहाँ तक ले जा रहे हैं? सेमिनल वेसाइकल ले जाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमिनल वेसाइकल, अगला है सेमिनल वेसाइकल। तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस कम टू सेमिनल वेसाइकल थ्रू वास डेफरेंस। तो ये हमने देखा ही था, जो स्पर्म है जो कहाँ पर बने? टेस्टिस में बने, तो वो सेमिनल वेसाइकल में आते हैं। किसके थ्रू आते हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको वास डेफरेंस बोलते हैं। ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है। ठीक है, और साथ के साथ में एक फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ जो फ्लो कर सके, जो बह सके, एक फ्लूइड प्रिपेयर करता है या प्रोड्यूस करता है, और जो क्या करेगा? सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सीमेन में बता रहा हूँ, कई बार से बता दिया है, अब फिर बता रहा हूँ। सीमेन क्या होता है? जिसमें स्पर्म प्लस लिक्विड मिलके क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं। तो इट प्रोड्यूस फ्लूइड, एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। कौन? सेमिनल वेसाइकल, जो क्या बनाता है? सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और इस फ्लूइड का फायदा क्या है? इससे स्विमिंग मूवमेंट और एनर्जी मिलती है स्पर्म्स को। जो स्पर्म्स हैं उनको इनसे क्या मिलेगा?
तैरने में आसानी होगी, क्योंकि इनको पहुंचना है कहाँ पर, एग के पास पहुंचना है। जैसे ये जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा दिए जाते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और पेनिस के थ्रू, उसके बाद इनको क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो मूव करने के लिए इनको एनर्जी भी चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगी, इसी फ्लूइड से मिलेगी जो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ के साथ में स्विमिंग मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये और एक्स्ट्रा जानकारी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ इसको। और स्पर्म, अच्छा जो सीमेन मैंने बताया था, देखो टेस्टिस में क्या बन गया, टेस्टिस में बन गया स्पर्म्स। जैसे ये सेमिनल वेसिकल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उसमें से फ्लूइड निकलता है, और फ्लूइड और स्पर्म दोनों मिलकर बनाते हैं सीमेन। तो यहाँ पर देख सकते हो जो सीमेन होता है इसमें क्या होता है, 10% तो पाए जाते हैं स्पर्म और 90% पाया जाता है सेमिनल प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब जो फ्लूइड होता है वही कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। तो इसमें ये एक्स्ट्रा जानकारी है जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो पता होना चाहिए। जो सीमेन है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्पर्म्स होते हैं जो टेस्टिस में बने हैं, और 90% में क्या है, सेमिनल प्लाज्मा है जिसमें लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से बनता है ये सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें 60% तो आता है सेमिनल वेसिकल से और 30% आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से। ठीक है, अगला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अब कहाँ पहुँचेंगे स्पर्म्स, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुँचेंगे, किससे, सेमिनल वेसिकल से। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड्स के बारे में अगले वाला जो टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो इतना ध्यान रखो। ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं या जिनमें से केमिकल्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स बोलते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। और इसका एक स्ट्रक्चर रहता है, वो होता है वॉलनट स्ट्रक्चर। वॉलनट जो होती है, अखरोट जो होता है उसकी तरह इसका थोड़ा स्ट्रक्चर रहता है, रूप जो देखने में मतलब कैसी लगती है, वॉलनट जैसी लगती है। क्या चीज़, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट प्रोड्यूस ए लिक्विड विच फॉर्म पार्ट ऑफ सीमेन। इसमें से भी लिक्विड निकलता है जो सीमेन का पार्ट होता है। मैंने अभी दिखाया था ना, यहाँ पे देखो आप, जो सीमेन होते हैं उसमें 10% स्पर्म होते हैं और 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है, और इस 90% में 60% सेमिनल वेसिकल से आता है और 30% आता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें से भी जो लिक्विड निकलता है वो भी किसका पार्ट है, स्पर्म का पार्ट है, और इसलिए ये लिक्विड भी किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, स्पर्म क्या करेंगे, इसके थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हमने बताई है अभी। अगला है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पाइप है जिसमें से क्या निकलता है, यूरिन भी निकलता है एज वेल एज स्पर्म, सीमेन भी निकलता है, और ये बीचों बीच से जा रही है। किसके बीचों बीच से जा रही है, पेनिस के बीचों बीच में से जा रही है। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है विच कम्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, जो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। एक बार और देख लेते हैं इसको, ये देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे ब्लैडर स्टोर होता है। यहाँ से एक पाइप आ रही है और ये सेंटर से गुजर रही है स्पर्म के पेनिस के सेंटर से, और इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और इसी पाइप में आके मिल जाती है क्या, वास्ट डिफरेंस वाली पाइप। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। तो इसी पाइप से तो यूरिन आता है और इसी पाइप से क्या आता है, सीमेन आता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। आफ्टर जॉइनिंग एजेकुलेटरी डक्ट इट फॉर्म्स ए यूरिनोजेनिटल कैनाल। एजेकुलेटरी डक्ट क्या है, देखो एक बार फिर देखते हैं डायग्राम में। यहाँ से जो ये डक्ट आ रही है, ये वाली डक्ट है एजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के बाद जो डक्ट निकल रही है एजेकुलेटरी डक्ट। जब ये एजेकुलेटरी डक्ट किसके साथ मिल जाती है, यूरेथ्रा के, तो यही कहलाती है यूरिनोजेनिटल कैनाल। यूरिनोजेनिटल कैनाल। और यूरेथ्रा पासेस थ्रू पेनिस, और यूरेथ्रा किसके थ्रू पास होता है, पेनिस के थ्रू पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेथ्रा जो है किसके बीचों बीच में से होकर पास हो रहा है, ये पेनिस के बीचों बीच में से होकर पास हो रहा है। ठीक है, तो पेनिस के थ्रू ये पास होता है। और कहाँ पर जाके खुलता है, यूरोजेनिटल अपेर्चर, जो बाहर की तरफ जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनिटल अपेर्चर। अगला है पेनिस। तो ये एक सिलिंड्रिकल ऑर्गन है, सिलेंडर की तरह, मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि प्यूबिक रीजन में पाया जाता है। प्यूबिक रीजन मतलब हमारा जो जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो रीजन क्या कहलाता है, प्यूबिक रीजन कहलाता है। ये थोड़ा सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और बिटवीन स्क्रोटम और स्क्रोटम के बीचों बीच में पाया जाता है। सस्पेंडेड होता है कहाँ पर, स्क्रोटम के बिटवीन में। और ये एक इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये इसका मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्गन जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हेल्प या काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिंदी में बता देता हूँ। ये देख सकते हो, देखो एक
वर्ड आएगा फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड का मतलब होता है चंचल अवस्था या स्थिर अवस्था। एक है कॉपुलेटरी। कॉपुलेटरी मतलब संभोग संबंधी या मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। और सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीट, और स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, तो इनकी हिंदी है, थोड़ा ध्यान रखना, बताना ज़रूरी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे नहीं, इसलिए तो ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनरली टीचर डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जो प्यूबिक रीजन में पाया जाता है। प्यूबिक रीजन कौन सा रीजन है? जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये स्क्रोटम के बीच में सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। और इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो इरेक्टाइल मतलब सीधा हो सकता है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान काम आता है या सेक्सुअल एक्टिविटी करने के काम आता है। और नॉर्मल कंडीशन में ये कैसी स्टेज में रहता है? फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड मैंने बताया था अभी, चंचल अवस्था में रहता है। एपियर्स स्मॉल, और थोड़ा छोटा प्रतीत होता है। ठीक है, एक तो चंचल मतलब शांत अवस्था है, चंचल अवस्था में पाया जाता है। और कैसा दिखता है? जब ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो छोटा रहता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस बिकम्स इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ये सीधा हो जाता है, और ट्रांसफर सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब ये मतलब इस एक्टिविटी के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, और उस समय ये सीमेन को ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको वेजाइना बोलते हैं। जब सीमेन वहाँ पर पहुँच जाएगा उसके बाद ये स्पर्म फिर मूव करते हैं। ध्यान रखना, इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो सीमेन है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं वेजाइना, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देगा, बस इतना काम है। इसके बाद फिर स्पर्म अपने आप मूव करते हैं, और फिर वो मिलते हैं किससे? एग से मिलेंगे या ओवम से मिलेंगे, तब जाके वो जाइगोट बनाते हैं, और फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना, ये है पेनिस का फंक्शन। तो यहाँ पे ये यूरेथ्रा, ये वाली पाइप है जो कहाँ से आ रही है? ये ब्लैडर से आ रही है। ठीक है, और ये वाला जो ऑर्गन है ये पेनिस हो गया। साथ के साथ में ये जो दो दिखा रखे हैं ये हैं टेस्टिकल्स, और यहाँ से ये दो पाइप जा रही है इनको बोलते हैं वास डेफरेंस। यहाँ पर ये देख सकते हो सेमिनल वेसाइकल्स। ठीक है, और ये परसेंटेज ध्यान रखना क्या है? ये जो सीमेन है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो दिखा रखा है। यहाँ पर जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हो गए, और ये हिंदी वर्ड्स हो गए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और ये हमारा 5th लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में चल रहा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम ऑलरेडी 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, और उसके बाद एक लेक्चर और आएगा। इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में, देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेजाइना, और वेजाइना से फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा जो ये है इसको बोलते हैं यूटेरस। ये है यूटेरस, और यूटेरस में यहाँ पे जो स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे दिखा रखी है, वेजाइना और यूटेरस को जो वेजाइना और यूटेरस को जो कनेक्ट कर रही है छोटी सी ओपनिंग है, उसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, और पहला तो ऑर्गन हो गया हमारा वेजाइना, दूसरा हो गया यूटेरस। यूटेरस के बाद यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो एक फैलोपियन ट्यूब इधर है और एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखा रखा है इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ओवेरीज। ये वो हैं ओवेरीज। तो 2 ओवेरीज होती हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, एक यूटेरस होता है, वेजाइना होती है। ठीक है, और जहाँ पर यूटेरस और वेजाइना के बीच में एक नैरो स्लिट है, ये दिखा रहे कि इसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, और ये है हमारे मेन ऑर्गन्स किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ये ओवेरीज। और ध्यान रखना ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवेरी वह ऑर्गन है, इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि ओवेरी में आपको पता है ओवम रिलीज होते हैं। तो ओवम रिलीज होते हैं, ओवम क्या है? फीमेल गैमेट्स हैं, फीमेल सेक्स सेल्स हैं ओवम। ठीक है, और एक चीज़ और, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के पेनिस के द्वारा इस जगह पर वेजाइना का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर स्पर्म को रिलीज किया जाता है। स्पर्म किसके थ्रू आते हैं? सीमेन के थ्रू आते हैं, ध्यान रखना।
फिर ये स्पर्म ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करके फिर ये यहाँ से एक एग निकलेगा, एग ट्रेवल करेगा और एग से कौन मिलेगा, जाके स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म जब एग से मिल जाएगा तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो एग आपको पता है फीमेल गैमेट है और स्पर्म जो है मेल गैमेट है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो बनता है जाइगोट। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स हो गए। पहले तो हमें ऑर्गन्स के बारे में पता होनी चाहिए कौन कौन से ऑर्गन है, और डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्चुअलिटी आप देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कहाँ कहाँ पर लोकेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वेजाइना, ये वाला जो पोर्शन है इसको यूटेरस बोलते हैं। ये है फेलोपियन ट्यूब और यहाँ पर है ये ओवेरीज। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी और देख सकते हो। तो ये वाला पोर्शन वेजाइना, ये है सर्वाइकल कैनाल और इसके ऊपर है सर्विक्स, नैरो स्लिट। ये पूरा की पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं यूटेरस। और यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये वाला स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ओवेरी। और बाकी यहाँ पर ये तीन ये वो दिखा रखी हैं, लेयर दिखा रखी हैं। स्टार्टिंग में पहली जो लेयर है, अंदर वाली लेयर है यूटेरस की, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसके बाहर बीच वाली जो लेयर है इसको मायोमेट्रियम, और बिल्कुल आउटसाइड वाली लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये तीन लेयर हैं किसकी, यूटेरस की। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के भी तीन हिस्से हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं, बस आप ध्यान रखो। ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये 12th का डायग्राम है। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब तक हमने सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो ऑर्गन्स आते हैं जिनमें से आपको पता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और तो फीमेल में ये चीज़ होती है ओवेरी। ओवेरी में से आपको पता है ओवम निकलते हैं, ओवम रिलीज होते हैं। ओवम क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो गैमेट्स को बनाएं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि मेल में आपको पता है क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस में से आपको पता है स्पर्म रिलीज होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो फीमेल में एक पेयर होता है ओवेरीज का, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन की तरह काम करता है। ये है ओवेरीज। ओवेरीज में आपको पता है एग निकलते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोनों की दोनों ओवेरीज ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती हैं, बिलो दी किडनीज, किडनी के नीचे पाई जाती हैं, और यूटेरस के दोनों साइड होती हैं। देखो ये बीच में हो गया यूटेरस, तो यूटेरस की एक साइड तो ये वाली ओवरी होगी, दूसरी साइड ये वाली ओवरीज हो गई। ठीक है, तो लोकेशन आप ध्यान रख सकते हो। पहली बात एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, किडनी के नीचे होती हैं, और दोनों साइड में होती है किसके, यूटेरस के। यूटेरस को हम गर्भाशय भी बोलते हैं। यूटेरस वही जगह है जहाँ पर जो बच्चा होता है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ईच ओवेरीज कंटेन न्यूमरस स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ओवेरीज हैं, ओवेरीज में अंदर कई सारे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं जहाँ पर एग या ओवम का निर्माण होता है। ध्यान रखना। आप देखो ओवेरीज में क्या है, एग बनते हैं। ठीक है, एग मतलब अंडे बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो अंडे जिस जगह पर बनते हैं वो चीज़ है, ओवेरी के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। ठीक है, एग बनते हैं, और एग जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, या इसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ओवेरीज में जनरली पहले मंथ में इधर से एक एग आएगा, फिर दूसरे मंथ में इधर से एक एग आता है। मतलब जो मंथली, इनका जो मंथली पीरियड होता है उसमें मतलब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से एग आएंगे, एग सिर्फ एक तरफ से आता है। तो मान लो अगर पहले महीने में एग यहाँ से आएगा तो दूसरे महीने में एग यहाँ से आएगा, फिर तीसरे महीने में एग यहाँ से, मतलब हर 2 महीने के बाद एक एग मतलब ओवेरीज में से जनरली निकलता है, ऐसा मतलब बताते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और इसके बारे में ध्यान रखें तो ये मेच्योर एग होता है वो ओवेरी से निकलता है और कहाँ पर आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब से पास होते हुए। देखो पता यहाँ पे ओवेरीज में क्या हुआ, एग बने, ओवम बने, फिर ये एग ट्रेवल करेंगे, किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और फिर ये कहाँ पर आ जाते हैं, यूटेरस में आ जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये जो हमारी ओवेरीज हैं इसमें से कुछ सेक्सुअल कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स के लिए। द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय ओवेरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ओवेरीज में पहला काम तो ओवेरीज का है एग रिलीज करना, ओवम रिलीज करना, साथ के साथ में हार्मोन्स भी निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, वो जो हार्मोन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और प्रोडक्शन ऑफ एग्स के लिए जिम्मेदार हैं। अब ओवेरीज की हम बात करें कि फंक्शन क्या है, ओवेरीज के कार्य क्या हैं, तो ओवेरीज के जनरली 2 ही काम है। पहला काम है एग प्रोडक्शन ऑफ एग बनाना, एग का निर्माण करना है जिसको हम ओवम बोलते हैं। दूसरा काम है इसमें से 2 हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब निर्माण होता है,
क्या किस किस कौन कौन से हार्मोन है? एक तो है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स कहलाते हैं। तो 2 ओवेरीज हैं और ओवेरीज के 2 काम हमने देख लिए, प्रोडक्शन ऑफ एग, जिसको ओवम को हम ध्यान रखना फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, और दूसरा है 2 हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा ओवेरीज फीमेल में, अब बाकी सेकेंडरी के बारे में देखते हैं। तो सेकेंडरी पहले क्या क्या काम आते हैं? द ऑर्गन्स दैट वर्क फॉर रिप्रोडक्शन अदर देन प्राइमरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं सिवाय किसको छोड़कर, प्राइमरी को छोड़कर, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल में क्या क्या आते हैं? एक तो फेलोपियन ट्यूब है, आपको पता है 2 ओवेरीज हो गई, ओवेरीज से जो 2 कनेक्टेड थी ट्यूब उनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फिर यूटेरस जहाँ पर मतलब शिशु का निर्माण होता है, बेबी का निर्माण होता है, और तीसरी है वेजाइना, वेजाइना जिसके थ्रू सीमेन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस के द्वारा, ठीक है। ओके, तो पहले हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। आपको पता है ये एक लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब ऑर्गन है, आपने अभी फेलोपियन ट्यूब देखी थी, ये पर आप देख सकते हो ये वाली जो ट्यूब है ये कैसी है, ये फेलोपियन ट्यूब जो किससे कनेक्टेड रहती है, ओवेरी से कनेक्टेड रहती है। तो एक लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब ऑर्गन है, और यूटेरस के दोनों साइड में 2 फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है, मतलब एक फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है कहाँ पर, प्रत्येक साइड में यूटेरस के। तो मान लो बीच में यूटेरस है तो एक फेलोपियन ट्यूब इधर और एक फेलोपियन ट्यूब इधर, तो मतलब टोटल कितनी फेलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं? 2 फेलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं, 2 ही ओवेरीज पाई जाती हैं। लगभग लंबाई होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और फेलोपियन ट्यूब क्या करती हैं? फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती हैं, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाएं, फ्यूज हो जाएं, उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है एग। जब ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जो मेल और फीमेल एग हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं मिलते हैं, वो मिलते कहाँ पर हैं? वो चीज़ ध्यान रखना, फेलोपियन ट्यूब्स में ही मिलते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछ ले कि जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो है फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे एक डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, एक बार और देख लो। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर इस वाली जगह पर जनरली जो एम्पुला लिखा हुआ है, एम्पुला, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ से आएगा स्पर्म और यहाँ से आएगा एग, ये दोनों मिल जाते हैं, और मिलते ही फिर क्या हो जाता है? एक जाइगोट बनता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या क्रिएट करेगा? फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस एक तो ये प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, ठीक है। तो ये रेक्टम क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, किडनी से आता है यूरिन, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है यूटेरस। दूसरा, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है पियर शेप, नाशपाती शेप होती है। नाशपाती को उल्टा करके अगर देखोगे तो ऐसे करके इसकी कुछ शेप होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पियर शेप होती है, नाशपाती शेप होती है, और होलो होता है। होलो मतलब बीच में से खोखला होता है। भाई खोखला होगा तभी तो इसमें बच्चा रह पाएगा। तो ये कैसा ऑर्गन है? होलो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, कोई हड्डी वड्डी नहीं है, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। ऊपर की अगर इसको ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे की तरफ थोड़ा सिकुड़ा होता है। तो आप देख सकते हो द वाइडर पोर्शन इज टुवर्ड्स अप, मतलब वाइडर पोर्शन इसका चौड़ा वाला भाग है वो ऊपर की तरफ होता है। नैरोअर पोर्शन इज टुवर्ड्स डाउन, और जो सिकुड़ा वाला रास्ता है थोड़ा ऐसा ऐसे करके देख सकते हो, हल्का हल्का सा, तो ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे थोड़ा कम चौड़ा रहता है। तो वाइडर जो पोर्शन है इसका, वाइडर पोर्शन तो ऊपर की तरफ रहता है, और नैरोअर पोर्शन है जो सिकुड़ा वाला पोर्शन है वो रहता है नीचे की तरफ। यूटेरस ओपन्स इन वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूटेरस वेजाइना में किसके थ्रू खुलती है? कैनाल है छोटी सी जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, या सर्विक्स के थ्रू ये खुलती है। कहाँ पर? वेजाइना में खुलता है। कौन? यूटेरस। यूटेरस को गर्भाशय भी बोलते हैं। यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट, जो एक ब्लास्टुला और एक चीज़ बनती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला एक 64 सेल्स का एक मतलब वो है। जब जाइगोट धीरे धीरे जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, और जब ये सेल डिवीजन पहुंचते पहुंचते 64 सेल का हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला यहीं पर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, और फिर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और धीरे 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 आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 9 मंथ के बाद यही चीज़ डेवलप होकर क्या बन जाता है?
एम्ब्रियो बन जाता है, फ्यूटस बन जाता है, और फिर वो 9 मंथ के बाद बाहर आ जाता है, जिसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं। डिलीवरी के थ्रू बेबी यूटेरस से बाहर आ जाएगा थ्रू वेजाइना। ओके, नॉर्मल डिलीवरी के केस में। तो यूटेरस वेजाइना में कहाँ पर खुलता है, किसके थ्रू खुलता है, सर्विक्स के थ्रू खुलता है। और इट इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग एंड फॉर एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट। मतलब यूटेरस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो फर्टिलाइज एग है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग कहाँ, वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पर आएगा, यूटेरस में आएगा, और यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब इस जगह पे सेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लीसेंटा डेवलप हो जाएगा। प्लीसेंटा के थ्रू जो मतलब फ्यूटस है, जो मतलब बच्चा शिशु है, एम्ब्रियो है, उसको मतलब न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एग है वो फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट मतलब यूटेरस से पोषण लेने लग जाएगा, अपने न्यूट्रिशन लेने लग जाएगा, और एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रियो उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। प्लीसेंटा इज ऑल्सो इम्प्लांटेड एयर। ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम नार बोलते हैं, ठीक है, जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ में आता है ये प्लीसेंटा, जिसके थ्रू जो बच्चा है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ठीक है, तो प्लीसेंटा भी यहीं पर इम्प्लांट होता है, कहाँ पर, यूटेरस में। और प्लीसेंटा एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन मदर एंड फ्यूटस। फ्यूटस मतलब ये जो ब्रूड है, ब्रूड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूटस बोलते हैं। और मान लो यहाँ पे मदर है, तो मदर और ब्रूड के बीच में जो लिंक है वो लिंक कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, प्लीसेंटा इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो प्लीसेंटा के थ्रू ही जो फ्यूटस है, फ्यूटस मतलब ब्रूड, उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, खाना खुराक मिलता रहता है। लास्ट पार्ट है वेजाइना। ठीक है, तो ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेजाइना। दूसरी चीज़, वेजाइना वर्क्स एज ए कैनाल फॉर द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज एंड डिलीवरी पाथवे, बर्थ कैनाल। मतलब वेजाइना किसकी तरह काम करता है, कैनाल की तरह काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करता है। जब क्या फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, आपको पता है मंथली डिस्चार्ज होता है, आपको पता है लेडीज में। तो जब पुबर्टी वाला पीरियड आता है तो ये एमसी वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसके जब मतलब हर महीने में ये मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है। और तो वो कहाँ से होती है, इसी के थ्रू, वेजाइना के थ्रू होती है। साथ के साथ में जब डिलीवरी होनी होती है बेबी की, तो वो भी कहाँ से होती है, इसी जगह से होती है, वेजाइना से, बर्थ कैनाल से। दिस कैनाल वर्क्स एज ए पासेज फॉर द स्पर्म। और साथ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स भी किसके थ्रू एंटर करते हैं, वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं। और वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कहाँ पर पाया जाता है, वेजाइना में पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या होगा, जो वेजाइना का एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। और इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा है कि वहाँ पर इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, जो मतलब बैक्टीरिया वो उसकी ग्रोथ क्या है, हो नहीं पाती है, या होती है तो वो मर जाते हैं। ठीक है, जो मतलब अच्छी बात है, इन्फेक्शन होने से बचाता है, क्योंकि ये ओपन पार्ट रहता है, थोड़ा ये गीला गीला सा भी रहता है। तो इस वजह से इसको क्या है कि यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट एसिडिक है, ताकि यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, कुछ मतलब छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु को ग्रो ना कर सकें, इसलिए इसका एनवायरनमेंट कैसा रहता है, एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, तो द एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना इज एसिडिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, और एक लेक्चर और आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फेजेज होते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या मतलब इवेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। अब तक मैं 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इवन बेसिक्स भी डिस्कस कर लिए हमने पहले दूसरे लेक्चर में। और आज जो हम है इसमें जो फेजेज हैं, डिफरेंट फेजेज हैं रिप्रोडक्शन के, हम उतने ही डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। और क्या क्या फेजेज है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फेजेज मतलब कौन कौन से चरण आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें वन बाई वन इवेंट सीक्वेंस से हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम गैमेट्स फॉर्मेशन। आपको पता है गैमेट्स बनते हैं, मेल में कौन से गैमेट्स बनते हैं, मेल में आपको पता ही है क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में जो बनते हैं वो बनते हैं एग या ओवम। ये मेल में कहाँ पर बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं गैमेट्स, और फीमेल में बनते हैं ओवेरीज में। तो गैमेट्स बनने से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी फाइनली यहाँ तक की जो सीक्वेंस है,
ये सारी सीक्वेंसेस आती हैं हमारी रिप्रोडक्शन के डिफरेंट फेजेज में, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। ये हमारा अंतिम लेक्चर है इसका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर, डिफरेंट फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये आपको पता ही है कि हमारे जो इंसान है, ह्यूमन है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें फीमेल गैमेट होता है, उसको एग बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसको स्पर्म बोलते हैं, या मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं। जब ये एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, खास बात ये कि जो ओवम और स्पर्म होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 23 होते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, उसमें ये होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। हैप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, मतलब क्रोमोजोम्स का एक सेट होता है। यहाँ पर क्रोमोजोम्स के 2 सेट होते हैं, 2n। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। ये जो एग और ओवम है ये हैप्लॉइड है, और जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46। हैप्लॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो होते हैं 23। और फिर यही जाइगोट लगातार इसमें डेवलपमेंट होता है, लगातार इसमें सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के दौरान लगातार सेल डिवीजन मतलब एक जाइगोट से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे करके, मतलब 1 फिर 2 4 8 16 32 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें लगातार सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के दौरान फाइनली एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो पेट में जो हमारा शिशु डेवलप होता है, जो बेबी जो डेवलप होता है, स्टार्टिंग में उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और धीरे धीरे ये डेवलप होकर ये फ्यूटस बन जाता है, जिसको ब्रूड बोलते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली आफ्टर ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो अपने जो बुक में दे रखा है वो 4 फेजेज दे रखे हैं, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होती हैं? सेक्स सेल्स होती हैं, उन्हीं को गैमेट्स बोलते हैं। मेल में गैमेट जो बनते हैं उसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल में जो गैमेट बनते हैं उसको ओवम बोलते हैं। ठीक है, मेल में गैमेट्स टेस्टिस में बनते हैं, फीमेल में गैमेट ओवेरिज में बनते हैं। जहाँ पर गैमेट बनते हैं उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर दूसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कई बार बता चुका हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट का ही होता है क्या? सेल डिवीजन, और फाइनली उसमें से फिर एक एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर फ्यूटस बनेगा, और फाइनली डिलीवरी हो जाएगी। फिर क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के विदिन 7 डेज में इम्प्लांटेशन हो जाएगा। किसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा? एम्ब्रियो का। इम्प्लांटेशन का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, और फिर वो चीज़ डिवाइड होने के बाद विदिन 7 डेज में यूटेरस की बॉल से अटैच हो जाती है। तो यूटेरस की जो बॉल से अटैच हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। और फिर इसके बाद यूटेरस से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, और धीरे धीरे फिर ये डेवलप होता है। फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उसके बाद फाइनली बेबी तैयार हो जाता है। और फिर फाइनली लास्ट स्टेप क्या है? जब बेबी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है आउट ऑफ द यूटेरस, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी या अकाउचमेंट। तो 4 फेजेज हैं, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, और अकाउचमेंट या फिर इसको डिलीवरी बोलते हैं। पहला फेज है गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चला, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का, जेनेसिस मतलब निर्माण होना। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट्स का निर्माण ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। 2 गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होता है और दूसरा ओवम होता है। ये स्पर्म दिखा रखा है और ये ओवम है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये भी एक स्पर्म है, तो यहाँ पर ये स्पर्म सेल देख सकते हो, ये ओवम सेल है। तो ये दोनों जो बनते हैं, ये दोनों ही गैमेट्स कहलाते हैं। स्पर्म बनते हैं मेल में और ओवम बनते हैं फीमेल में, और दोनों ही होते हैं हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या कैसे होते हैं? हैप्लॉइड मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स n होते हैं, मतलब 23 होते हैं, एक सेट होता है क्रोमोजोम्स का। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल में जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनते हैं कहाँ पर? टेस्टिस में। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मेल में जो गैमेट्स बनते हैं या गैमेटोजेनेसिस इन मेल, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान नाम से ही पता चल रहा है स्पर्म का जेनेसिस होगा। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है? स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, ध्यान रखना। और 2 टेस्टिस पाए जाते हैं,
जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। दूसरा, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में जो गैमेट्स का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। और इसके दौरान ओवम बनता है जिसको एग भी बोलते हैं, और ये बनता कहाँ पर है, ओवेरीज में बनता है। ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। तो जो गैमेट्स हैं मेल में टेस्टिस में बनते हैं, फीमेल में ओवेरीज में बनते हैं। ठीक है, और मेल में जो स्पर्म का बनना यही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में ओवम का बनना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2n मतलब स्टार्टिंग में एक सेल है, ओजेनेसिस के दौरान यही एक सेल डिवाइड होती जाती है और फाइनली क्या बन जाता है, ओवम बन जाता है। ऐसे ही फीमेल्स में यहाँ पर ये सिर्फ आपको बुक में नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्म है, ठीक है, यही डिवाइड होता है और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इनकी संख्या सब में एन लगा हुआ है, एन का मतलब है ये हैप्लॉइड सेल है, जबकि ये स्टार्टिंग में कैसी थी, डिप्लॉइड थी, डिवीजन से पहले। दूसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये चीज़ें स्पर्म, और ये बीच में दिखा रखा है एक एग। जब स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज का मतलब जैसे मान लो ये दो चीज़ें, फ्यूज होने के बाद ये सिर्फ एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। दूसरा होता है एक फिजन, जब एक ही चीज़, फिजन में क्या होता है, जब एक ही चीज़ दो भागों में बट जाए, इसको हम बोलते हैं फिजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है, आपने सुना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से तो फ्यूजन का मतलब मिलना। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल में आपको पता है स्पर्म होते हैं, यहाँ पे ये दिखा रखे हैं, और फीमेल में क्या होता है, एग, और जब ये दोनों मिल जाते हैं इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तीसरा फेज है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब देखो पहला क्या हुआ, पहले फेज में क्या हुआ, गैमेट्स बने, फिर दूसरा क्या हुआ, गैमेट्स आपस में मिले, जिसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, उसके बाद जाइगोट बना। अब जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा, जाइगोट अटैच हो जाएगा, किससे अटैच हो जाएगा, यूटेरस से, फिर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और धीरे धीरे वही डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। अब देखो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन में, माइटोसिस डिवीजन में एक सेल जिसको हम पेरेंट सेल बोल रहे हैं, वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं दो डॉटर सेल। ध्यान रखना, माइटोसिस के दौरान जो डिवीजन होता है उसमें एक सेल पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में, फिर ये दो में डिवाइड होती चलेगी, फिर ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही मतलब एक सेल पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये पेरेंट सेल ये दो में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे करके डिवीजन चलता रहता है। खास बात ये कि ये जो पहली वाली पेरेंट सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n होते हैं, और जो डॉटर सेल बनती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स भी कितने होते हैं, 2n मतलब डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इतना सारा कुछ है नहीं, आप इतना ध्यान रखना। माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जो सेल डिवाइड हो रही है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं, जो डिवाइड होकर नई सेल बनी है उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो जाइगोट में क्या होता है, लगातार माइटोसिस डिवीजन चलता रहता है, जिसके दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला बनेगा, और ये ब्लास्टुला जब यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाए, यूटेरस की कौन से वॉल से अटैच हो जाए, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टुला, देखो जाइगोट में लगातार सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद एक स्थिति आएगी जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला। लगभग 64 सेल्स होती हैं, 64 सेल्स के जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला जब इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांट मतलब अटैच हो जाता है, किससे अटैच हो जाता है, यूटेरस की बॉल से। और बॉल कौन सी है यहाँ पे यूटेरस की, यह है एंडोमेट्रियम बॉल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है जाइगोट, जाइगोट में लगातार 8 सेल बनी, फिर ये स्ट्रक्चर जो बन गया यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है होलो बॉल, मतलब खोखली बॉल की तरह स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जहाँ पे सेल सब अपने आप को बाउंड्रीज पर या फिर आउटर साइड में कर लेती हैं, और बीच में ये खाली खाली सी जगह रह जाती है, सारी की सारी सेल आउटसाइड में जमा हो जाती हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है फुटबॉल जैसा दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टुला। और जब ये ब्लास्टुला यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाए, उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ पर और देख सकते हो ये एग, ये जाइगोट, 2 सेल 4 सेल, मोरुला, और मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ जिसको ब्लास्टुला भी बोलते हैं। और जब ये ब्लास्टुला किस से अटैच हो जाता है, यूटेरस से, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये एग निकला, यहाँ पे एग ये फर्टिलाइज हुआ, ये स्पर्म है यहाँ पर छोटे छोटे से, और देखो यहाँ पे ये ओवेरी है, ओवेरी में से एग निकला, ये यहाँ पे एग है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं छोटे छोटे से, ये रेसे से दिखा रखे हैं, ये हैं स्पर्म, ये स्पर्म यहाँ से यहाँ आए, फिर ये एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना, फिर इसमें डिवीजन हुआ, 2 यहाँ पर डे 1 है, डिवीजन 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 देखते जाओ आप कितना डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे 2 हैं, 4 हैं, फिर 8। ठीक है, उसके बाद और बढ़ेगा,
बढ़ते बढ़ते ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसको ब्लास्टुला बोलते हैं। और ये यहाँ पर अटैच हो जाता है, किससे अटैच हो जाता है, ये यूटेरस की वॉल है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। और यूटेरस की कौन सी वॉल है, ये वाली जो वॉल है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। देखो नीचे लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर ध्यान दो, एंडोमेट्रियम ये वॉल है किसकी, यूटेरस की। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, यहाँ पर ये अपना एग है, यहाँ पे एग फर्टिलाइज हुआ, फिर ये जाइगोट बना, फिर इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होता जाएगा और फाइनली ये इस जगह पर अटैच हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ दी ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये एक बार और दोबारा से देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स वाला रीजन है, और ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको यूटेरस बोलते हैं। ये वाली ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, और ये वाली जगह इसको हम बोलते हैं ओवेरी, जहाँ से एग निकलते हैं। और ये वाली जो ये वाली जो वॉल है यूटेरस की, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बीच वाली जो वॉल है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो ध्यान रखना, जो ब्लास्टुला अटैच होता है वो किससे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, इस वाली बॉल से अटैच होता है। फिर यहीं पर ये डेवलपमेंट होता है इसका, और फिर इसी में धीरे धीरे एक प्लीसेंटा डेवलप हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लीसेंटा एक लिंक है मदर और फ्यूटस के बीच में। तो इस प्लीसेंटा की वजह से जो फ्यूटस है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये है ब्लास्टुला, एक ब्लास्टुला का वो बना रखा है, फिगर बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हो कैसा ब्लास्टुला होता है। और जब यही यूटेरस से अटैच हो जाता है तो इसको हम एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, अब लास्ट पेज है, लास्ट पेज कौन सी है, डिलीवरी। आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो अंडरगोज सेवरल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जैसे ही इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो, उसके बाद उसमें कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट इन द सेंस वो सेल लगातार सेल डिवीजन चलता रहेगा, फिर बॉडी का निर्माण होगा, धीरे धीरे हार्ट बनेगा या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, और फाइनली आफ्टर लगभग 9 मंथ्स में एक बेबी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ए चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस। बॉडी का जब यूटेरस के अंदर जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूटस। जब ये फ्यूटस पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर ये बाहर निकलता है तो एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड अकाउचमेंट या डिलीवरी। जन्म देना ही, किसी बच्चे को जन्म देना ही क्या कहलाता है, डिलीवरी कहलाता है या अकाउचमेंट कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गई डिलीवरी ऑफ दी बेबी आफ्टर 9 मंथ्स। तो देखो सिंगल सेल कहाँ जाइगोट से बनता है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला जब ये अटैच हो जाता है यूटेरस से तो यही आफ्टर 9 मंथ ये डेवलप हो जाता है। देख सकते हो आप कितनी छोटी सी सेल थी, जाइगोट से बना ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला जब ये यूटेरस से अटैच हो जाता है तो ये इसमें लगातार डिवीजन चलता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, और आफ्टर 9 मंथ्स ये बेबी तैयार हो जाता है। 9 महीने के बाद फिर फाइनली इसकी डिलीवरी हो जाती है, और ये है हमारा पूरा की पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज हमारा जो ये अपना सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश होता है।